हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है हिना टक्कर और मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। और मुझे अटेंडेंस लगा देना जो भी कॉम एफ के बच्चे हैं। और अब हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जून 2026 के लिए तैयारी रहेगी ये। और अब जो भी क्वेश्चन बैंक की वीडियो आएंगे, इसको आप क्वेश्चन बैंक बोलो, गेस्ट पेपर बोलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलो, यही छपे छपाए क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो हम लोग इस पीडीएफ की मदद से पढ़ाई करेंगे। जिन भी बच्चों को चाहिए ये पीडीएफ वो व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। नंबर यहाँ पे मैं मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर। जिनको भी चाहिए व्हाट्सअप करके ले लेना। ठीक है, व्हाट्सअप पे थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे इंस्टा पे भी करते हैं, बट व्हाट्सएप पे जल्दी मिल जाएगा रिप्लाई। इंस्टा पे भी कर सकते हो, फेसबुक कहीं पे भी कर सकते हो मैसेज। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हो। बाकी अगर पैसा नहीं खर्चा करना तो यहाँ से भी पढ़ाई करो। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ फटाफट से, क्योंकि तैयारी के लिए टाइम बहुत लिमिटेड है। और हम यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो ये टोटल 16 क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से कोई भी आप 5-6 क्वेश्चन करके चले जाना, पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, पीपीसी का आता है। पीपीसी होता क्या है? तो जिन बच्चों को डिटेल में पढ़ाई करनी है वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नानक एजुकेशन पॉइंट के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा। एंड्रॉयड यूजर्स उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कोई भी दिक्कत आए तो आप बता सकते हैं मुझे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीपीसी के बारे में। पीपीसी ऐसा क्वेश्चन है जो 10 साल 20 साल से हर बार पूछा जा रहा है। और पीपीसी होता क्या है? तो पीपीसी का पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं कि पीपीसी एक्चुअल में क्या है। वीडियो थोड़ी डिटेल में रहेगी क्योंकि मैं ये भी बताती जाऊंगी क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के अब पूछे जा रहे हैं। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो वो भी बताऊंगी। कैसे एग्जाम देना है वो भी साथ साथ बताती जाऊंगी मैं, सो दैट आपको बैक वगैरह ना आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में बैक ले आते हैं क्योंकि उनके शेड्यूल और जो डायग्राम होता है यानी कि कर्व होते हैं वो गलत होते हैं और थ्योरी सही होती है। तो जब आपका कर्व और शेड्यूल आप नहीं बनाओगे या गलत बनाओगे या नीट एंड क्लीन नहीं बनाओगे तो फिर फेल कर देते हैं ये लोग। और अगेन एंड अगेन यही होता है, चाहे यूनिवर्सिटी कोई भी है। आप डीयू से हैं, इग्नू से हैं, एमडीयू से हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हैं, पंजाब, कहीं से भी आप हो तो ये चीज़ आपको अप्लाई करनी ही होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पीपीसी का मीनिंग क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर जो होते हैं एफिशिएंटली ऑन टाइम एंड विद इन बजट। यानी कि जो हमारा पीपीसी है वो हमें ये सिखाना चाहता है कि आप जो प्रोडक्शन की जो प्लानिंग कर रहे हो, जो प्रोडक्शन है उसकी कैसे प्लानिंग होनी है और कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो अगर हम इसे थोड़ा डेप्थ में समझें तो इसका मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कोई भी चीज़ बनानी है। फॉर एग्जांपल हमें पेन बनाना है, रजिस्टर बनाना है, मार्कर बनाना है, या कोई भी कुर्ता बनाना है, शर्ट बनानी है, पैंट बनानी है। किसी भी चीज़ का अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? प्लानिंग का होता है। ठीक है, प्लानिंग जहाँ फ्लो चार्ट बनेगा मैं साइड में बना दूंगी, आप कॉपी पेन लेके बैठो। तो प्लानिंग हो गया। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेटिंग, कि हमें कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो मालिक है वही रातों रात प्लानिंग कर ले और वो जो है कोऑर्डिनेट भी खुद से ही कर रहा है। ठीक है, उसको किसी और की सहायता लेनी ही पड़ेगी क्योंकि प्रोडक्शन कोई छोटे मोटे लेवल पे नहीं होता, एक बंदे के बस के काम नहीं होता। कोऑर्डिनेट करना पड़ता है उसको, फिर चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है। क्या वेस्टेज हो रही है, कैसे कम किया जाए, खर्चा कम किया जाए, प्रॉफिट बढ़ाया जाए। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर, जो भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बन रहे हैं, एफिशिएंटली होने चाहिए, टाइम पे बनने चाहिए और विद इन बजट बनने चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि देखो अब जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, ठीक है, और हम उस चीज़ को टाइमली अगर ना बनाएं या फिर हम उसको कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चर, पेन बन रहे हैं, रजिस्टर, मार्कर, स्टेशनरी का भी कोई सामान बन रहा है, तो अगर हम उस पर पैसा ज़्यादा लगा दें, बजट हमारा ज़्यादा हो, टाइम ज़्यादा लगा दें, तो हम अपने कंपटीशन से पीछे रह जाएंगे। यानी कि आज का जो दौर है, आज का जो कंपटीशन है वो इतना फास्ट चल रहा है ना कि आप विद इन सेकेंड भी अगर कैलकुलेट करो ना तो वो भी हमारे लिए कम पड़ जाता है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ।
वैसे तो ये कोई जो अब मैं एग्ज़ाम्पल देने जा रही हूँ, वो कॉम्पिटिशन लेवल का बता रही हूँ मैं आप लोगों को। अभी तक मैंने डेफ़िनेशन समझाई थी, ठीक है? बट मेरे माइंड में जैसे-जैसे एग्ज़ाम्पल्स आते रहेंगे ना, जो आप रिलेट कर पाओ, वो भी मैं देती रहूँगी। अब जैसे क्या है, कॉम्पिटिशन इतना तेज़ चल रहा है कि अब पहले क्या होता था, पहले कहीं विलेजेस में लोग रहा करते थे, गाँव में रहा करते थे, कोई डॉक्टर भी कोई एरिया में एक होता था, खाने-पीने की दुकान भी एक आध होती थी। अब क्या हुआ है, अगर हम अब सिटी की बात करें या फिर विलेज की बात करें, कंपटीशन को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? जैसे कि आप इंस्टाग्राम का मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मतलब अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, मुझे नहीं पता आपके पेरेंट्स इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या नहीं करते, मोस्ट प्रोबेबल आप तो करते होंगे, बट अगर फेसबुक भी चलाते हैं तो उसमें वीडियोज़ आ रही होती हैं, रील्स आ रही होती हैं, बस वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो उसमें भी कॉम्पिटिशन दिखता है। अगर आप भी रील्स बनाना स्टार्ट करते हो या आप कोई वीडियो बनाते हो और आपको लगता है कि आपकी वीडियो थोड़ी अच्छी चल रही है, तो आपका कॉम्पिटिटर भी वही वैसा ही कंटेंट सेम कॉपी पेस्ट करके बना देता है। तो आप तो उस पर्सन को नहीं रोक सकते ना। ये एक कॉम्पिटिशन का, कॉम्पिटिटर का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, कि आज के टाइम पे कितना ज़रूरी है प्लानिंग करना, हर एक चीज़ करना, तो ये सारी बातें आ जाती हैं। और कंपटीशन का एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया क्योंकि इसके अंदर भी वही चीज़ बताई गई थी, टाइम जब आ गया ना, टाइम, इसीलिए मैंने कंपटीशन का आपको एग्जाम्पल दिया कि विद इन टाइम हमें काम करना पड़ता है, नहीं तो हमारा कॉम्पिटिटर, हमारा प्रोडक्शन सब फेल हो जाता है। अगर आज हम अपने लेट सपोज हम टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, अपने अपने कॉम्पिटिटर को बीट नहीं कर पा रहे, तो हम पीछे रह जाएंगे, फिर हमारा प्रोडक्शन किसी काम का नहीं है, हमारी प्लानिंग किसी काम की नहीं है। इट इंश्योर दैट राइट मटेरियल, हमें सही मटेरियल लगाना है, राइट मशीन यूज़ करनी है, राइट मैन पावर लेना है जो अवेलेबल हो राइट टाइम पे प्रोडक्शन के। ऐसा नहीं है कि जिससे हमें काम कराना है उसको वो काम आता ही नहीं है या फिर वो बहुत टाइम लगा रहा है और मशीन भी सही तरीके से काम नहीं कर रही। हमें हर चीज़ बिल्कुल सही और एक्यूरेट चाहिए, तो ही हम अपने प्रोडक्शन में सक्सेस ले पाएँगे। अगर हम आज चीज़ें मतलब बजट पे रखेंगे, ठीक है? घपले ज़्यादा नहीं करते हैं, टाइमली बना रहे हैं, कंपटीशन को भी बीट कर पा रहे हैं, तो समझ लो प्रोडक्शन बहुत सही लेवल पे जा रहा है। और अगर एक सिंपल वर्ड्स में अगर हम पीपीसी की डेफिनेशन की बात करें, तो यहाँ ये इन्होंने दे रखी है, बाकी आपकी बुक में जो है वो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पीपीसी इज़ इक्वल टू प्लानिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड कंट्रोलिंग द एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस। कि आपको सबसे पहले अपने माइंड में सोचना है व्हाट, फिर सोचना है व्हेन, फिर सोचना है हाउ। प्लानिंग में क्या होता है कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, आप ऐसा तो नहीं है आप सोचोगे ठीक है ये प्रोडक्शन हो जाएगा नहीं, पहले सोचो कि क्या प्रोड्यूस करना है, किसके काम आएगा, ठीक है, फिर कब करना है, ठीक है, व्हेन, फिर हाउ, फिर कैसे करोगे, कि आप लेबर ज़्यादा लगाओगे या मशीन पे खर्चा करोगे, मतलब आप कैपिटल इंटेंसिव पे काम करोगे कि लेबर इंटेंसिव पे काम करोगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है कंट्रोल कैसे करोगे एक्चुअल प्रोडक्शन के प्रोसेस को, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए आपको। कंपोनेंट की बात करूँ मैं पीपीसी के, तो 3 होते हैं। सबसे पहला तो आता है प्रोडक्शन प्लानिंग, फिर आता है प्रोडक्शन रूटिंग, फिर आता है आप लोगों का प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। कि आपने पहले प्रोडक्शन की प्लानिंग करी, क्या चीज़ हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, किस लेवल पे कर सकते हैं, किस यूनिट पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। फिर प्रोडक्शन का की रूटिंग होगी, रूट कैसे देना है उसको, कैसे-कैसे करना है, कैसे-कैसे होगा। प्रोडक्शन शेड्यूल फिर किस टाइम पे होगा, ठीक है। फिर अब जब हो ही रहा है और जो पैसे आ भी रहे हैं प्रोडक्शन से या खर्चे हो भी रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है। शेड्यूलिंग पार्ट ऑफ पीपीसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ लिखा गया है शेड्यूलिंग मीन्स फिक्सिंग द टाइम। शेड्यूल मतलब टाइम से ही क्लियर है कि आपको टाइम और डेट फिक्स करनी है फॉर ईच ऑपरेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कि आपका जो भी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसका आपको टाइम और डेट बिल्कुल फिक्स करनी है ईच ऑपरेशन के लिए। इट डिटरमाइन व्हेन एंड इन व्हाट सीक्वेंस ईच जॉब और टास्क शुड बी परफॉर्म ना, कि व्हेन, कब, क्या सीक्वेंस रहेगी जॉब की, टास्क क्या परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल इन अ फैक्ट्री इफ यू आर प्लान टू मेक 500 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, शेड्यूलिंग डिसाइड वी व्हेन ईच मशीन स्टार्ट वर्क, which operator work on it and when it must be completed। देखो भाई जाहिर सी बात है, ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए कि अगर हम
चीज़ों को डिटेल में ले रहे हैं। मैंने फिर से वही बता रही हूँ कि एक बंदा कभी भी प्रोडक्शन नहीं कर सकता। वही मालिक हो, वही एम्प्लॉयी बन जाए, वही वर्कर बन जाए, वही कारपेंटर बन जाए, वही गार्ड बन जाए, तो नहीं पॉसिबल, ऐसे प्रोडक्शन नहीं होते। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी एम्प्लॉइज़ के कोऑर्डिनेशन से ही चल रही हैं जिसमें प्रोडक्शन हो रहे हैं। तो 500 यूनिट्स अगर प्रोडक्ट हमारे को बनाने हैं, तो हमें पहले शेड्यूल करना पड़ेगा। जैसे कि मशीन जो है वो अपना काम कब स्टार्ट करेगी, ठीक है? और उस पे काम कौन करेगा और वो कंप्लीट कब होगा, ठीक है? अब देखो घर में भी एक रोटी का मैं एग्जांपल लेती हूँ, छोटा-सा एग्जांपल रिलेट करके समझाती हूँ कि हमारे घर में भी अगर हमें रोटी बनानी होती है, अगर हमें जो डेली रूटीन में हमारी मम्मी हमारे लिए रोटी बनाती है, पापा के लिए आपके बनाती होगी या आपके लिए भाई-बहन के लिए, तो वो बहुत ईज़ी है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बना रहे हैं। लेकिन अगर कोई रिलेटिव आ जाता है या 10-20 लोग घर में आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो तब हमारी मम्मी सोच में थोड़ी-सी पड़ जाती है कि हाँ भई, अब ये चीज़ बनानी है तो कैसे-कैसे होगा, ठीक है? या घर में कोई फंक्शन है, तो ये काम कौन करेगा, कितने बजे उठ के करेगा, अगर घर में छोले बनने हैं तो रात। नेक्स्ट आता है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है, शेड्यूलिंग हम क्यों कर रहे हैं, इससे होगा क्या? तो ज़ाहिर-सी बात है अगर हम कोई चीज़ प्लान के साथ करते हैं तो हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, थोड़ा क्या टाइमली हो ही जाता है। लेकिन अगर हम कुछ भी शेड्यूल ना करें, अब मैंने रोटी का एग्ज़ाम्पल, छोले का एग्ज़ाम्पल ले लिया कि आपके घर में कल 10 मेहमान आने वाले हैं और आपने कुछ रात को डिसाइड करा ही नहीं कि कैसे क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना। सुबह उठ के तो हम पहले 1 घंटा, 2 घंटा तो इसी में लगा देंगे, हम स्टार्ट कहाँ से करें, है ना? तो यानी कि हमने पहले प्लानिंग नहीं करी, हमें यही नहीं पता होगा। तो जो मैनेजमेंट है, उस पे हमने ध्यान नहीं दिया कि कैसे चीज़ें मैनेज होंगी। तो ऐसे ही हमारे प्रोडक्शन में होता है कि अगर हमने किसी चीज़ को शेड्यूल किया है, तो उसके उद्देश्य क्या है? अगर हम शेड्यूल कर रहे हैं, यानी कि प्लानिंग कर रहे हैं पहले से, तो क्या-क्या फ़ायदे मिलेंगे? सबसे पहला टाइमली कंप्लीशन होगा, यानी कि जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑल टास्क आर कंप्लीटेड विद इन द प्लान टाइम। हमारे प्लान टाइम पे वो सारे टास्क कंप्लीट हो जाएँगे। सेकंड वन आता है आपका एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़। मशीन एंड वर्कर आर नॉट केप्ट आइडियल, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं वो भी, उसका भी एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल आराम से हो जाएगा मशीन और वर्कर का। प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस रहेगी, यानी कि डिलेज़ को हम अवॉइड करेंगे और डाउन टाइम को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। स्मूथ वर्क फ्लो रहेगा, यानी कि मेंटेन कर सकते हैं हम बैलेंस प्रोडक्शन और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। क्योंकि हमने प्लानिंग ही, शेड्यूलिंग ही अच्छे तरीके से करी है कि ये काम जो है, अगर हमारे पास 10 एम्प्लॉइज़ हैं, मान लो यहाँ 10 एम्प्लॉयी हैं, ठीक है? यहाँ 10 एम्प्लॉयी हैं, तो 10 को काम बाँट दिया गया है कि ये काम ये करेगा, ये इसने करना है, ये इसने पैकिंग करनी है, ये इसने स्टिकर लगाने हैं, इस तरीके से काम होता रहेगा। स्मूथ वर्कफ्लो की बात करूँ, मेंटेन कंटीन्यूअस एंड बैलेंस प्रोडक्शन, यानी कि अगर हम बात करें, वर्कफ्लो भी हमारा स्मूथ रहेगा क्योंकि हमने पहले से शेड्यूल करा है, कस्टमर की सैटिस्फैक्शन भी सही रहेगी, ठीक है? तो इतना समझ आया आपको? उसके बाद यहाँ पे हैं अ, टाइप्स दे रखे हैं। टाइप में आता है मास्टर शेड्यूल। मास्टर शेड्यूल में आता है ब्रॉड शेड्यूल शोइंग ओवरऑल प्रोडक्शन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जितना भी ओवरऑल प्रोडक्शन हुआ है उसको शो करता है, यानी उसकी शेड्यूलिंग दिखाता है। ऑपरेशन शेड्यूल आता है डिटेल ईच ऑपरेशन स्टार्ट एंड फिनिश टाइम, यानी कि ये हमारे को डिटेल में हर एक ऑपरेशन के स्टार्ट होने और ख़त्म होने के फॉर ईच मशीन और वर्कर, मतलब वो सारा टाइम बताता है। डेली शेड्यूल की बात करें तो शॉर्ट टर्म शेड्यूल शोइंग वर्क टू बी डन इन अ सिंगल डे, कि एक दिन के अंदर शॉर्ट टर्म शेड्यूल जो है वो शो कर देता है काम कितना डन हो पाएगा एक दिन के अंदर, ठीक है? ये भी पता लगाना हमें ज़रूरी होता है कि एक दिन में कितना काम हो पा रहा है, कितने वर्कर क्या कर पा रहे हैं। मशीन लोडिंग शेड्यूल में आता है एलोकेट स्पेसिफिक जॉब टू स्पेसिफिक मशीन बेस्ड ऑन कैपेसिटी। मशीन की जितनी काम करने की क्षमता है उसको उतना स्पेसिफिक जॉब जो है लोकेट कर दी जाती है। शेड्यूलिंग के प्रोसेस का जो स्टेप है वो क्या है? सबसे पहले लिस्ट कर दो जितनी भी ऑल जॉब्स हैं, यानी कि हमें पहचानना है प्रोडक्शन के टास्क क्या-क्या हैं। उसके बाद उसकी प्रायोरिटीज़ सेट कर दो, यानी कि जॉब डिसाइड व्हिच जॉब आर मोर इम्पोर्टेंट, हमारी कौन-सी जॉब्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। थर्ड आता है एस्टीमेट टाइम, हमें टाइम भी एस्टीमेट करना है। डिटरमाइन टाइम रिक्वायर फॉर ईच टास्क, यानी कि हमें ये भी पता लगाना होता है। फोर्थ आता है साइन रिसोर्सेज, एलोकेट वर्कर मशीन एंड मटेरियल, सेट टाइम टेबल, यानी कि उसके बाद हमें क्या करना होता है, टाइम टेबल को सेट करना है, यानी कि डिसाइड करना होता है काम कब स्टार्ट होगा एंड कब कंप्लीट होगा ईच जॉब का,
ठीक है। मॉनिटर एंड कंट्रोल, फिर हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद दिस शेड्यूल एंड मेक एडजस्टमेंट इफ नीडेड, यानी कि हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है किससे, शेड्यूल के साथ, कि हमने मान लो हमने ये शेड्यूल बनाया था कि एक दिन के अंदर इतना काम हो जाएगा, फिर जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद हम कंपेयर करते हैं ना कि हाँ हमने तो ये सोचा था और इतना हो गया, अब उसमें कुछ चेंज करना होगा तो कर देंगे, एडजस्टमेंट करनी होगी तो करेंगे, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद है शेड्यूलिंग के इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो सारे पॉइंट्स वही फीचर वाले ही हैं। प्रोडक्शन फ्लो हमारा एफिशिएंट होता है, बॉटलनेक्स होती हैं, आइडल टाइम भी रिड्यूस होता है, डिलीवरी डेडलाइन मीटिंग में भी मदद करता है और बेटर कोऑर्डिनेशन रहता है डिपार्टमेंट्स के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, एग्जाम्पल भी दिया गया है शेड्यूलिंग का, डिसाइड विच डे ईच कार पार्ट विल बी असेंबल्ड, पेंटेड एंड टेस्टेड, हु विल डू इट। तो इसका एग्जाम्पल ना आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो कि भाई अगर हम किसी के कार की बात करें तो कार आपको पता है ऐसे नहीं बनती है, उसके अलग अलग पार्ट अलग अलग कंपनीज के पास हैं, तो उसको ज्वाइन करके एक गाड़ी बनती है। तो डिसाइड विच डे, कौन से दिन पे, ईच कार पार्ट विल बी असेंबल, की उस कार का जो एक एक पार्ट है वो असेंबल्ड होगा, फिर पेंट होगा, फिर टेस्ट होगा, और कौन इसको करेगा। तो वो शेड्यूलिंग है। ठीक है। डिसाइड टू प्रोड्यूस 100 कार अगर मंथ में बनानी है तो शेड्यूल तो करना पड़ेगा ना, कि हर एक पार्ट कौन असेंबल करेगा, कैसे पेंट होगा एंड टेस्ट होगा, और फिर देन हु विल डू द टास्क। कंट्रोल में आता है मॉनिटर प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट इफ देयर आर डिले, अगर कोई डिलेज वगैरह हो जाती है तो उसमें एडजस्टमेंट करना और मॉनिटर को प्रोसेस करना। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है दैट स्टडी हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटी टू सेटिस्फाई दे वांट। यानी इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है, एक एसएसटी के रूप में आप सामाजिक विज्ञान बोल सकते हैं इसको, जो कि हमें बताती है कि किस तरीके से इंसान जो है वो लिमिटेड रिसोर्स टू प्रोड्यूस गुड्स, की कैसे अगर आप सामान को, किसी गुड्स या सर्विस को बनाता है तो अपने रिसोर्सेज, संसाधन को लिमिटेड ही यूज कर पाता है। अगर उसके पास पूंजी 10 रुपए पड़ी है तो 10 की 10 नहीं लगाएगा, 8 लगाएगा, ये नहीं कि 10 पड़ी है और 50 के बारे में सोचे वो। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूट दम देम अमंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटी टू सेटिस्फाई द वांट्स, यानी कि किस तरीके से इंडिविजुअल जो है और सोसाइटी अपने वांट्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है और एक नॉर्मेटिव होता है। पॉजिटिव में आता है कि डील विद फैक्ट्स एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, व्हाट इज इन द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, एन इंक्रीज इन टैक्सेस विल रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग, की अगर टैक्स बढ़ जाए तो कंज्यूमर जो है वो स्पेंडिंग करना कम कर देता है, क्योंकि उसे दिखाई दे रहा है कि जो रेट है, प्राइस है टैक्स का बढ़ रहा है। इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड कैन बी टेस्टेड और वेरीफाई। यानी पॉजिटिव में क्या है कि हमें चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, एक्चुअल में हो रही है। और नॉर्मेटिव में क्या होता है, डील विद वैल्यू जजमेंट एंड ओपिनियन, इसमें एक्चुअल दिखाई नहीं दे रही, बस हम किसी को ओपिनियन दे रहे हैं, वैल्यू को जज कर रहे हैं। जैसे व्हाट ऑट टू बी, द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैक्सेस टू इंक्रीज स्पेंडिंग, यानी हम सरकार को सलाह दे रहे हैं यहाँ पे कि अपने टैक्सेस को अगर वो कम कर ले तो हम अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देंगे। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ ऐसी हुई नहीं है, बस हमने उनको ओपिनियन दिया है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है और ये कोई टेस्टेड भी नहीं है। पॉजिटिव में क्या है, जो चीज़ अभी हो रही है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, सच बात है, जो चीज़ रियलिटी में हो रही है, सच है, वो पॉजिटिव है। और जो नॉर्मेटिव है उसमें क्या होता है, हम सलाह देते हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए तो ऐसे हो जाएगा, तो उसमें हो नहीं रही है, हम सलाह दे रहे हैं, अपनी ओपिनियन एंड जजमेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होती है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी मीन्स द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विदाउट एनी वेस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक की एफिशिएंसी बताती है कि हमें अपने संसाधन को यूज करना है बेटर पॉसिबल में, और उससे टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन, ताकि हम कोई ऐसी चीज बनाएं, प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं वो मैक्सिमाइज, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गुड्स एंड सर्विस का, कम से कम वेस्टेज में। अब मान लो कि हम पेन बना रहे हैं तो हमने आधी रिफिल यूं ही फेंक दी, ठीक है, इंक हमारी वेस्ट जा रही है, गिर रही है, तो ये सारी वेस्टेज नहीं करनी है हमें। ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होता है। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी के टाइप आते हैं, सबसे पहला आता है एलोकेटिव, सेकंड इज प्रोडक्टिव, एंड थर्ड में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, एंड फोर्थ में आता है डायनेमिक।
तो देखो भाई, सबसे पहले एलोकेटिव में क्या आता है? एलोकेटिव एफिशिएंसी आती है रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वे दैट मैक्सिमाइज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। आप प्रोडक्शन क्यों कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो? नहीं, कंज्यूमर के लिए कर रहे हो। कंज्यूमर सेटिस्फाई जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सामान बिकेगा और उतना ही रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। गुड्स प्रोड्यूस जो हो रहे हैं एग्जैक्टली दोज दैट पीपल वांट मोस्ट, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, उसके लिए एग्जैक्टली आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में आता है गुड्स आर प्रोड्यूस एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में बनाना है और बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और फुल रिसोर्स यूटिलाइजेशन के साथ, कि हमारे संसाधन खराब ना जाएं। जैसे मैंने बताया कि कुछ भी बना रहे हैं तो चीज़ें फिक रही हैं, गिर रही हैं, वेस्टेज हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव एफिशिएंसी में आता है इनकम एंड वेल्थ आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली सो दैट द सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज, कि हमारी इनकम और जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए बिल्कुल फेयरली तरीके से, ताकि जो सोशल वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज हो सके। डायनेमिक में आता है इम्प्रूव ओवर टाइम बाय अडॉप्टिंग इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, यानी कि जो इकोनॉमी है हमारी, वो इम्प्रूव कर रही है टाइम टू टाइम, चीज़ों को अडॉप्ट करना, इनोवेशन करना, नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ काम करना। इकोनॉमिक एफिशिएंसी के कुछ फ़ायदे हैं, वैसे तो इसमें 5 है पर 2-3 ही बहुत है। बेस्ट यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है, वेस्टेज कम करनी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इससे बढ़ जाता है, किससे? इकोनॉमिक एफिशिएंसी से। इसकी कुछ बुराइयाँ भी हैं, सबसे पहला तो ये आता है में इग्नोर इक्वालिटी को, ये तो भूल जाता है, इग्नोर मार देता है। फोकस ऑन एफिशिएंसी में इंक्रीज इनकम गैप, यानी अगर हम अपनी एफिशिएंसी पे फोकस डालते हैं जिसकी वजह से इनकम गैप जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है कैन लीड टू एक्सप्लोटेशन इफ नॉट रेगुलेटेड, डिफिकल्ट टू अचीव द परफेक्ट एफिशिएंसी इन रियल लाइफ, यानी कि हमें बहुत दिक्कतें आती हैं टू अचीव परफेक्ट एफिशिएंसी जो होती है वो रियल लाइफ में लाने के लिए। आई होप आपको क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड डायनेमिक। इसका एक डिफरेंस है जो हमारे एग्जाम में काफ़ी बार दिखाई देता है। एंड डिफरेंस देखते हैं, सबसे पहला इसका मीनिंग देखते हैं कि क्या है ये। एक्चुअली मैंने इसको थोड़ा सा कलरफुल बनवाया है क्योंकि कलरफुल ना थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। और सबसे पहले स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स एंड डायनेमिक। स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स मींस दैट कि स्टडीज द इकोनॉमी एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जो हम इकोनॉमी की जो स्टडी करने जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, पर्टिकुलरली फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब हम समझते हैं तो वो स्टैटिक इकोनॉमिक्स कहलाता है। डायनेमिक में क्या होता है? स्टडी द इकोनॉमिक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पूरे पीरियड ऑफ टाइम की जब हम स्टडी करते हैं तो वो एक डायनेमिक इकोनॉमिक्स बन जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैटिस्टिक, जो होता है हमारा स्टैटिक जो इकोनॉमिक्स होता है उसके अंदर हमारा जो डिफरेंस रहेगा, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट मैंने ये दोनों समझा दिए हैं, सेकंड पे आते हैं इस पॉइंट पे। एज्यूम नो चेंज इन वेरिएबल्स लाइक पॉपुलेशन, इनकम और टेक्नोलॉजी, यानी कि हम इसके अंदर ये मानते हैं, जो हमारा स्टैटिक इकोनॉमिक्स होता है उसमें हम ये मानते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि जो नो चेंज इन वेरिएबल, जैसे कि कोई पॉपुलेशन, जनसंख्या में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इनकम में कोई बदलाव नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलरली फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। जब हम फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं ना, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि हम यही मानेंगे कि वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। डायनेमिक इकोनॉमिक्स में क्या होता है? कंसीडर चेंजेस इन वेरिएबल ओवर टाइम, हम ये मानते हैं कि यहाँ पर जो है वो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात को करता है। नेक्स्ट आता है हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है टाइम एलिमेंट। इसमें आता है इग्नोर द टाइम फैक्टर, हमें टाइम के फैक्टर को यहाँ पे इग्नोर करना होता है और यहाँ पे टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें? डायनेमिक में। आई होप आपको क्लियर है। ऐसे तो 7 दे रखे हैं डिफरेंसेस, आप कोई भी 4 या 5 भी आप जो समझ के लिख सकते हो वहाँ पे। फोकस में आता है कि जो हमारा मेन फोकस रहता है वो इक्विलिब्रियम पे रहता है। इक्विलिब्रियम हम समझते ही होंगे, जहाँ पे हमारा जो ये होता है, जहाँ में डिमांड एंड सप्लाई मीट करती है, वहाँ हमारा जो बीच का सेंटर जहाँ मीट करता है उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। एंड व्हाट इज, ठीक है, यानी कि फोकस करता है इक्विलिब्रियम पे। एंड जो डायनेमिक होता है वो फोकस करता है ग्रोथ एंड मूवमेंट पे।
व्हाट चेंजेस, कि क्या-क्या चेंजेस आए हैं, क्योंकि यहाँ तो एक्चुअल में व्हाट इज़ क्या है वो देख रहे हैं हम लोग किसके अंदर, हम स्टैटिक में। लेकिन जो डायनामिक है उसके अंदर हम चेंजेस देखने का करते हैं ट्राई। एग्जाम्पल के तौर पे आपको और अच्छे से चीज़ें क्लैरिफाई होंगी। एग्जाम्पल बोलता है कि डिटरमाइनिंग प्राइस व्हेन डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। देखो वही बात आ गई इक्विलिब्रियम वाली, कि जहाँ पे प्राइस जो होता है व्हेन डिटरमाइनिंग प्राइस, प्राइस वहीं सेट होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर होती हैं। आई होप आपको क्लियर है। और यहाँ पर क्या होता है, स्टडिंग हाउ डिमांड एंड सप्लाई चेंज ओवर ईयर, कि कितना चेंज देखने को हमें मिला है, कितने ईयर्स में चेंज देखने को मिला है डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी जो हम करते हैं। एंड नेक्स्ट आता है इसका जो नेचर है वो कैसा रहता है। ये सिंपल एंड थ्योरेटिकल रहता है, और ये जो है रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल होता है, जो कि दिखाई देता है। हम इसको रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल देख भी सकते हैं, और ये हमारा एक थ्योरेटिकल होता है क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है सिंप्लीफाइड है। इसकी जो यूजफुलनेस होती है यानी कि हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग सिंपल इकोनॉमिक्स कंडीशन में, और इसमें आता है हेल्प इन स्टडिंग ग्रोथ, यानी जो हमारी स्टडिंग ग्रोथ को जानने में मदद करता है, डेवलपमेंट दिखाता है, फ्यूचर के ट्रेंड्स भी हमें दिखा देता है। आई होप आपको क्लियर है। यही सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, जिनको शॉर्ट में पढ़ना हो ना वो ये दोनों पॉइंट्स पढ़ लें। वैसे मैंने डिफरेंस काफ़ी अच्छे से समझाया, तो आप ये भी बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है बर्डन ऑफ टैक्स क्या होता है। द बर्डन ऑफ टैक्स रेफर्स टू द इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन इंडिविजुअल्स और ग्रुप, यानी कि जो टैक्स है, टैक्स हर इंसान को भरना पड़ता है, चाहे वो डायरेक्टली भरे चाहे वो इनडायरेक्टली भरे, पर टैक्स तो पे करना पड़ता है सरकार को, तभी सरकार का जो एक जो सर्कुलेशन है पैसों का वो चला आ रहा है। दैट इज हु एक्चुअली पे द टैक्स। इट शो हाउ द टैक्स बर्डन इज शेयर बिटवीन बायर एंड सेलर और बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी, कि बायर जब सामान खरीदता है तब भी वो टैक्स को पे करता है इनडायरेक्टली, और सेलर जो है वो जीएसटी की फॉर्म में या फिर आपका जो इनकम टैक्स होता है, मतलब ठीक है, वो सब पे करता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ टैक्स बर्डन जो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। इसका जो फ्लो चार्ट मैंने कई बार बनाया, जैसे यहाँ पे ना ऐसे बना सकते हो, टैक्स नीचे दो एरो दिए आपने, यहाँ पे डायरेक्ट और यहाँ इनडायरेक्ट, इस तरीके से आप जो है इसका जो बना सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट में क्या होता है कि इसका जो बर्डन होता है वो शिफ्ट होता है या नहीं, वो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन से। डायरेक्ट मीन्स क्या होता है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स दैट अ पर्सन और अ फर्म पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, यानी कि मान लो मैं अगर सरकार को डायरेक्टली, मेरा मैं या फिर मेरी फर्म अगर पे करती है, फर्म में हम लोग ही पे करेंगे ना, तो वो फर्म के बिहाफ पे या मैं अगर पे करती हूँ सरकार को डायरेक्टली, तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा, जैसे कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स हमें पे करना होता है, और ये डायरेक्टली इंसान खुद सरकार को देता है। इनडायरेक्टली, और इसको रियल बर्डन भी कहते हैं, एंड द लॉस इन परचेजिंग पावर एंड रिड्यूस वेलफेयर बिकॉज ऑफ टैक्सेशन, फॉर एग्जाम्पल अ राइज इन प्राइस ड्यू टू जीएसटी इफेक्ट कंज्यूमर रियल इनकम। यानी कि मैं पिज़्ज़ा खाने गई, मैं बर्गर खाने गई, तो भी मैंने सरकार को पैसे दिए। मैं सरकार के पास नहीं गई, बट मैंने बर्गर किंग लेट सपोज गई, वहाँ मैंने जीएसटी पे किया, तो यानी कि मेरी तरफ से टैक्स चला गया, और बर्गर किंग वालों के पास जीएसटी के फॉर्म में बहुत सारा टैक्स इकट्ठा हो गया, और फिर वो इकट्ठा करके सरकार को रिटर्न फाइल करके पैसे दे देंगे। तो यानी कि ये इनडायरेक्टली है, मैंने पैसा तो दिया लेकिन सरकार को डायरेक्ट ना देके बीच में मीडिएटर आया जो कि बर्गर किंग था। आई होप आपको क्लियर है। ऐसे ही हम लोग जीएसटी, जब भी कोई माल या कोई भी गुड्स या सर्विस लेते हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्ट और रियल बर्डन भी इसे कहते हैं। अगर आपके पेपर में मनी एंड रियल बर्डन आ जाए तो समझ जाना इन्हीं की बात हो रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स बर्डन जो होता है हम लोगों का, इसका एक बार हम लोग टैक्स बर्डन देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है, अनप्रपोर्शनल है। प्रोग्रेसिव में आता है रिच पीपल पे अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स देन द पुअर। जैसे इनकम टैक्स सिस्टम जो होता है वो प्रोग्रेसिव है, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं लग्जरी चीज़ें खरीदते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे फ़ोन खरीदते हैं, तो वो लोग जो है टैक्स पे करते हैं। एंड रिग्रेसिव में आता है पुअर पीपल पे अ लार्जर शेयर ऑफ द इनकम एज टैक्स देन द रिच, यानी कि अब गरीब है, वो पिज़्ज़ा खाने जा रहा है या कुछ भी खाने जा रहा है, तब भी वो सरकार को टैक्स दे रहा है, तो वो रिग्रेसिव है। यानी कि पुअर पीपल ने भी बहुत लार्ज शेयर जो है अपने इनकम का दे दिया है, और इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी और एसेंशियल आइटम पे जो हम देते हैं, जैसे दवाइयाँ वगैरह, पिज़्ज़ा तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल है, गरीब
इंसान की अगर बात करूँ तो वो दवाई लेता है, दवाई उसके लिए बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है उसके लिए, फिर भी वो सरकार को टैक्स दे रहा है। बेचारा गरीब है, फिर भी टैक्स दे रहा है सरकार को और लार्जर शेयर दे रहा है, तो वो रिग्रेसिव बर्डन है। तो याद रहेगा, प्रोग्रेसिव जब अमीर व्यक्ति टैक्स पे करता है हायर प्रोपोर्शन में तो प्रोग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव मीन्स दैट कि जब गरीब व्यक्ति एसेंशियल आइटम पे करता है, ठीक है, जैसे दवाइयाँ वगैरह ये सब, उसे इंजेक्शन चाहिए, ठीक है, ट्रीटमेंट पे जो पैसा लग रहा है तो जीएसटी की फॉर्म में जा रहा है, तो वो रिग्रेसिव है कि पुअर पीपल ने लार्जर शेयर दिया अपनी इनकम का। प्रोपोर्शनल बर्डन क्या होता है? एवरीवन पे द सेम परसेंटेज ऑफ इनकम एज अ टैक्स, फ्लैट टैक्स रेट ऑन द ऑल इनकम, सारी इनकम पे फ्लैट टैक्स रेट रहता है और नाम से ही क्लियर है कि ये जो है सेम परसेंटेज में चलता है, ठीक है, हर कोई सेम परसेंटेज पे कर रहा है। फैक्टर इफेक्टिंग इन द बर्डन ऑफ टैक्स पे बात हम करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आपको पता ही है, नेचर ऑफ टैक्स पता होना चाहिए कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है, इनकम लेवल भी डिपेंड करता है कि वो प्रोग्रेसिव में आएगा, रिग्रेसिव में आएगा या किस में आएगा। इस तरीके से यहाँ पे वो अपने ये सारी पॉइंट्स वही लिखे हैं कि उसी हिसाब से वो अपना बर्डन जो है वो एक्चुअल जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो एक्चुअली बियर द कॉस्ट ऑफ टैक्स, ठीक है, ये सब आता है, वही सारे पॉइंट्स है लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। तो देखो भाई, लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस मतलब क्या होता है? आउटपुट का मतलब समझो पहले। द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ फर्म। यानी कि जब मैं किसी चीज़ पे इनपुट देती हूँ तो मुझे बदले में क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है, ठीक है। यानी क्वांटिटी ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करती हूँ, गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस होते हैं हमारे फर्म में, कोई सामान बनता है, इंडस्ट्री में कोई सामान बन रहा है और इंटायर इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे सामान बन रहे हैं, तभी तो हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। इट शोज हाउ एफिशिएंटली रिसोर्सेज जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आर यूज इन द प्रोडक्शन। कोई भी इन चार चीज़ों के अलावा जो है वो इनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। आपको कोई भी काम करना है, ज़मीन चाहिए, लेबर भी चाहिए उसको करने के लिए, कैपिटल पूँजी भी चाहिए, ठीक है, और रिस्क लेने वाला एक बंदा भी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। अब नेक्स्ट आता है फैक्टर इफेक्टिंग लेवल ऑफ आउटपुट की डिटर्मिनेंट्स, यानी कि कौन-कौन से फैक्टर इनको प्रभावित करते हैं लेवल ऑफ आउटपुट को। सबसे पहले रिसोर्सेज़, जो हमारे पास संसाधन है वो कितने अवेलेबल है। आपके पास क्षमता है लेबर लाने की या फिर आप लेबर कम लाके पूँजी ज़्यादा लगा के आप मशीन ले आओगे, रॉ मटेरियल लेकर आओगे, ठीक है, तभी तो सामान बनेगा। टेक्नोलॉजी भी देखोगे कि आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस मशीनरी लाओगे, इनोवेशन करोगे तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आउटपुट अच्छा आएगा। प्रोडक्शन ऑफ स्केल की अगर बात करें, आपको लार्जर स्केल पे काम करना है तो आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। लेबर की एफिशिएंसी के बारे में बात करूँ मैं अगर, तो लेबर की एफिशिएंसी कैसे कब ज़्यादा होती है? जब वो ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, मैं उसको मोटिवेट करती रहूँगी, उसके अंदर अच्छी स्किल्स होंगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा कम समय में, ठीक है ना? क्योंकि उसके पास दिमाग है, नॉलेज है, मोटिवेशन है, स्किल है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छी प्लानिंग, अच्छी कोऑर्डिनेशन, अच्छी लीडरशिप हमारे को एक अच्छा स्मूथ प्रोडक्शन देती है और अच्छा आउटपुट भी देती है, ठीक है? मार्केट डिमांड भी डिपेंड करती है, प्रोड्यूसर इंक्रीज आउटपुट व्हेन डिमांड फॉर द गुड्स इन द हाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स जो हमारे टैक्स के जो इंसेंटिव्स होते हैं, सब्सिडी मिलती है, ये सारी चीज़ें हमें सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमें सपोर्ट करती है हमारे प्रोडक्शन को, ठीक है। बाकी वही सारे पॉइंट्स हैं और ये आप बना के भी लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। बाकी इसमें आप अपना एग्जाम्पल भी ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि पेन का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कोई भी चीज़ का, राइस का या फिर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप बता देना कि उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल सब चीज़ें चाहिए होती हैं। जितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, मशीन जितनी अच्छी होगी, लेबर जितना स्किल्ड होगा, उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा एंड मिनिमम कॉस्ट में अच्छा प्रॉफिट होगा। ये आप बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो नाम से ही क्लियर है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन है। द प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन द इनपुट ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज एंड द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट। नाम से ही क्लियर है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। जो क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन क्या होता है, वही वाली चीज़ आ गई कि प्रोडक्शन मीन्स वही से आपका जो आउटपुट कब रिलीज होता है, जब कोई लेबर या कैपिटल यूज होती है। आप लेबर ज़्यादा लगाओ, कैपिटल कम लगाओ, या फिर कैपिटल ज़्यादा, लेबर कम। तो देखो पैसा ज़्यादा है
पूंजी ज़्यादा है तो कैपिटल ज़्यादा होगी तो मशीनरी आ जाएगी, जल्दी प्रोडक्शन होगा, सामान ज़्यादा बनेगा, अच्छी क्वांटिटी में बनेगा, फाइन क्वालिटी में बनेगा और उससे हमारे को प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि कम टाइम के अंदर मशीन ज़्यादा प्रोडक्शन दे देती है। और अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर में क्या होता है, हमें लेबर ज़्यादा, कैपिटल कम, जब पैसा कम होगा तो लेबर थोड़ा धीमा काम करेगा, मशीन जितना तो नहीं कर सकता ना। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू एंड योर बजट, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सोचेंगे कि मैम काफ़ी डिटेल में हो रहा है, बट ठीक है, नहीं मुझे डिटेल में ही कराना है क्योंकि आपको वहाँ पे कंटेंट चाहिए होता है बनाने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको। नेक्स्ट पे अगर मैं आती हूँ तो नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, जैसे मशीनरी और लैंड। आपने एक बार मशीन खरीदी, एक बार लैंड खरीदी तो फिक्स है, आप उसको बदल नहीं सकते। अगर आप मशीन आज लेकर आ जाते हो, 5 लाख की मशीनरी लेकर आए, कल आपको अच्छी नहीं लग रही तो क्या आप उसको किसी को दान दे दोगे या बाहर फेंक दोगे? तो ऐसा नहीं होता। लैंड भी महंगी होती है, इसलिए ये फिक्स फैक्टर है। ठीक है, सम फैक्टर आर फिक्स्ड, वो यही वाले फैक्टर फिक्स्ड है। और अदर आर जो होते हैं, अदर आर वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकते हैं, जैसे लेबर अब अच्छे से काम नहीं करा तो आप उसको छोड़ के कोई और बुला सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको हमने 12th क्लास से भी हम इसको पढ़ते आ रहे हैं और हमने 12th में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था इसका डायग्राम। ठीक है, लॉ तो ये तो होता है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं और कुछ जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, यानी कि चेंज हो सकते हैं। वेरिएबल पे आप चेंज लिख लेना। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, सारे ही फैक्टर वेरिएबल होते हैं, सारे फैक्टर में चेंज आ सकता है, बदलाव आ सकता है। फर्म कैन चेंज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, वो अपना प्रोडक्शन का स्केल बदल सकती है, जैसे कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, यहाँ पे बदलाव देखने को मिलते हैं क्योंकि सारे ही फैक्टर वेरिएबल हैं, फिक्स नहीं है, चेंज किए जा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है, बस इसी को आप बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम समझ लेते हैं। ये बोलना चाहता है, आइसोक्वांट बोलता है कि शो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट गिविंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, कि जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट हो हमें वो बदले में सेम लेवल ऑफ आउटपुट ही देते हैं। लेवल ऑफ प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट कितना मिल रहा है, डिपेंड अपॉन द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS। ठीक है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन रहता है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी रहती है, एंड साथ ही साथ टू शो हाउ अ फर्म कैन प्रोड्यूस द सेम आउटपुट यूजिंग डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है कि हम अगर किसी फर्म की बात करें, यानी ये हमें ये दिखाता है, जो हमारा एक मिनट वेट, ये जो हमारा आइसो क्वांट है वो हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से जो फर्म है वो प्रोड्यूस कर पाती है, सामान को बना पाती है सेम आउटपुट पे, अलग अलग इनपुट के कॉम्बिनेशन को लगा के। इनपुट लगाएंगे तो बदले में आउटपुट मिल जाता है। फर्म इक्विलिब्रियम इज रीच वेयर द आइसो क्वांट इज टेंजेंट टू द आइसो क्वांट लाइन, यानी जो फर्म का जो इक्विलिब्रियम रीच करता है जहाँ पे आइसो क्वांट इज टेंजेंट जहाँ होती है किसके, आइसो कॉस्ट लाइन के। आई होप आपको क्लियर है। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो मैंने इसकी वन शॉट बना रखी है इकोनॉमिक्स की, वहाँ पे भी आप फिर डायग्राम समझ सकते हो। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन है, पहले आप वन शॉट देखना उसके बाद ये देखना। नेक्स्ट आता है आइसो कॉस्ट। क्या होता है, ये हमारे कॉम्बिनेशन शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट दैट कॉज द सेम टोटल अमाउंट। अब देखो दोनों में फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या था सेम लेवल ऑफ, यहाँ पे बता रहा है सेम लेवल ऑफ आउटपुट, और यहाँ पे सेम टोटल अमाउंट। यहाँ पे आउटपुट की बात की जा रही थी तो यहाँ पे अमाउंट की बात की जा रही है। लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा है उसके लेवल को दिखाता है। ठीक है, डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ इनपुट प्राइजेस। ठीक है, शेप इसकी स्ट्रेट लाइन है, कॉस्ट और बजट की लिमिटेशंस है, और टू शो व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट अ फर्म कैन अफोर्ड विद अ गिवन बजट, के अंदर वो क्या क्या कॉम्बिनेशन आपको दर्शाता है। यहाँ पे ये भी समझाया गया है कि मीनिंग समझाया गया आइसोक्वांट का। आइसोक्वांट इज अ कर्व दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट, लेबर एंड कैपिटल, दैट प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। देखो सिंपल भाषा में इन्होंने समझाया, अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा
कि आइसोक्वांट एक ऐसा कर्व होता है, ऐसा डायग्राम होता है जो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाता है ऑफ टू इनपुट, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाएगा, दो इनपुट को इस्तेमाल करा तो प्रोडक्शन हो रहा है। यानी कि अगर हमें किसी चीज को प्रोड्यूस करना है तो लेबर और कैपिटल का हमने इस्तेमाल करना है, तो वो आइसोक्वांट है, दैट सेम लेवल ऑफ आउटपुट, और आउटपुट बिल्कुल सेम है। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल से समझो। देखो होता क्या है, अ फर्म कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट यूजिंग 2 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड प्लस 4 यूनिट ऑफ लेबर। इसने हमें ये बोला कि अगर किसी फर्म को 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने हैं, 100 यूनिट कोई सामान बनाना है, तो जो फर्म है उसने बोला कि मैं 2 यूनिट ऑफ कैपिटल लगाऊंगा और 4 यूनिट ऑफ लेबर लगाऊंगा। एक तो ऑप्शन ये है, और सेकेंड ऑप्शन ये है कि 3 यूनिट ऑफ कैपिटल लग जाए और 3 यूनिट ऑफ लेबर लग जाए। बोथ कॉम्बिनेशन लाइज ऑन अ सेम आइसोक्वांट। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये बोलना चाहता है कि 100 यूनिट बन रही है तो हमने क्या करा, एक ज्यादा एक कम कर दिया, है ना। यानी यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ कैपिटल थी तो 4 यूनिट ऑफ लेबर थी। फिर अब हमने क्या किया, अब 2 यूनिट से हमने क्या किया, कैपिटल 2 से 3 कर दी, यानी कि अब कैपिटल बढ़ा के लेबर कम कर दी, 4 से 3 कर दी। तो यही वो बोलना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा भी बनाए, हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिल जाता है। एंड आइसो कॉस्ट क्या होती है? आइसो कॉस्ट लाइन शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट दैट कैन परचेज with a with a given amount of money total cost at a fixed input prices। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल से समझो। अ फर्म हैज 1000 रुपीज 1000 टू स्पेंड। एक फर्म जो है 1000 रुपए स्पेंड करना चाहती है, खर्च करना चाहती है, इफ द प्राइस ऑफ लेबर इज 100 एंड द प्राइस ऑफ कैपिटल इज 200। बात वही है, चीज वही है, बस वहां पे जो आइसो क्वांट था वहां पे लेबर और कैपिटल की बात हो रही थी, और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है पैसों की। तो यानी कि जब फर्म ने यहाँ पे 1000 रुपीज स्पेंड करने की सोची, तो फर्म ने यहाँ पे क्या काम करा है, तो फर्म ने यहाँ पे 100 जो है, 100 प्राइस ऑफ लेबर बताया। वहां पे भी लेबर था, यहाँ भी लेबर है, बस यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है, कैपिटल और लेबर की, ठीक है, वहां यूनिट की बात हो रही थी। तो द प्राइस ऑफ लेबर इज 100 एंड द प्राइस ऑफ कैपिटल इज 200 एंड द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल 1000 लाइज ऑन द सेम आइसो कॉस्ट लाइन। यानी कि वो क्या कहना चाहता है, वो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन समझा रहे हैं कि अगर 1000 रुपए खर्च करने हैं तो लेबर का प्राइस अगर 100 रुपए है तो प्राइस ऑफ कैपिटल 200 है, और देन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, देन द कॉस्ट इज 1000 ऑन द सेम आइसो कॉस्ट लाइन। तो बस फर्क समझ आया आपको कि ऊपर भी यही चीज हो रही थी, बस ऊपर देखो मैं एक छोटा सा डिफरेंस करके दिखाती हूँ यहाँ पे, जिनको समझ अभी भी नहीं आया। आइसो यहाँ लिखा नहीं जा रहा, वेट, एक मिनट। आइसो क्वांट, एक मिनट, यहीं लिख देती हूँ, ऊपर यहाँ स्पेस है। यहाँ पे बात होती है यूनिट्स की, ठीक है, किसके यूनिट की? लेबर और कैपिटल की। और यहाँ पे बात होती है अमाउंट की, किसके? लेबर और कैपिटल की। इतनी बात समझ आ गई तो सबको सब समझ आ गया। नेक्स्ट आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नाम से ही क्लियर है, प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन अकर व्हेन अ सेलर चेंजेस डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर for the same product or service, not based on cost difference but based on willingness to pay, market condition and consumer characteristic। सिंपल वर्ड में बोले तो सेलिंग द सेम अमाउंट एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर। इससे इजी डेफिनेशन कोई भी नहीं हो सकती। यानी कि कोई दुकानदार अपना सामान अगर बेच रहा है, सेम प्रोडक्ट बेच रहा है डिफरेंट प्राइस पे, अगर कोई कस्टमर राजू आता है तो उसको कुछ और प्राइस देता है, मोना आती है तो उसको कुछ डिफरेंट प्राइस देते हैं। तो यानी कि जब डिफरेंट प्राइस दिया जाता है डिफरेंट कस्टमर को, अलग कस्टमर को अलग प्राइस, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी प्राइस में भेदभाव होता है।
अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी कंडीशन क्या क्या है। द सेलर मस्ट हैव सम मार्केट पावर, कैन नॉट बी परफेक्ट कॉम्पिटिटर। यानी कि जब उसका कोई परफेक्ट कॉम्पिटिटर ना दिखाई दे और उसके पास मार्केट की पावर हो तो वो ऐसा कर सकता है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर मस्ट हैव डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोडक्ट शुड नॉट बी इजिली रिसोल्ड बिटवीन द कंज्यूमर। यानी कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इजीली जो है वो रिसोल्ड नहीं हो पा रहा कंज्यूमर के बीच में, तब भी ऐसा हो सकता है। मार्केट शुड बी सेग्रेटेड। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वर्सेस अडल्ट मार्केट्स, तो ये एग्जांपल इसके कंडीशन दे रखी है। टाइप की बात करूँ तो इसके अंदर 3 डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट डिग्री बोलती है प्राइस यानी परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये बोलता है चार्जिंग ईच बायर द मैक्सिमम प्राइस दे आर विलिंग टू पे। रेयर इन प्रैक्टिस, जैसे कि पर्सनलाइज प्राइसिंग बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको ये देखने को मिलता होगा। ये हमारा प्राइस में भेदभाव जब होता है, मैक्सिमम प्राइस हम बायर से चार्ज करते हैं और वो देने को भी तैयार हो जाता है। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्राइस वेरी अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी एंड क्वालिटी परचेज। कि आपने अगर आप जैसे मान लो कि आप सदर बाजार जा रहे हो और आपको लगता है कि आप ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हो घर से बैठ के, और आपको लगता है कि अब दिवाली आ रही है तो कुछ डेकोरेटिव कैंडल या कुछ भी सामान हम सदर बाजार से जाके या किसी भी बल्क मार्केट से जाके ले आते हो और इकट्ठा सामान लेकर आते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो यानी कि आपके लिए प्राइस अलग है क्योंकि आपने क्वांटिटी ज्यादा खरीदी है, बल्क में डिस्काउंट मिलता है। और अगर हम रिटेल से लेते हैं, एक एक सामान लेते हैं, तो वो महंगा पड़ता है। तो यानी वो सेकेंड डिग्री है। थर्ड डिग्री में क्या होता है, प्राइजेस फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, यानी डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है अलग अलग लोगों से। जैसे स्टूडेंट को डिस्काउंट दे दिया, सीनियर सिटीजन को कुछ फेयर्स मिल गए, और जो बीच की कैटेगरी के हैं जो एज वाले लोग उनको कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिला। तो ये थर्ड डिग्री होती है। एडवांटेज क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, सेलर की जो रेवेन्यू और प्रॉफिट काफ़ी हाई होते हैं, बढ़ जाते हैं। मोर कंज्यूमर टू असेस गुड्स एट लोअर प्राइस, कुछ कंज्यूमर को अच्छा प्राइस मिल भी जाता है डिस्काउंटेड प्राइस पे। कैन इम्प्रूव रिसोर्स एलोकेशन और प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और फिक्स कॉस्ट में को कवर करता है ये। ठीक है, इसकी बुराई क्या है, अनफेयर हो रहा है, कुछ कंज्यूमर के साथ भेदभाव तो हो ही रहा है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयड भी हो रहा है, सीक्रेट मार्केट भी हो रहा है, लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। फीचर वही आप डेफिनेशन से बना के सेम लिख सकते हो, वही सारे पॉइंट्स है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ मार्केट क्या होता है। अ मार्केट इज अ प्लेस और सिस्टम वेयर बायर एंड सेलर इंटरैक्ट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। एक ऐसी मार्केट जहाँ बायर और सेलर दोनों मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। बायर सामान खरीद रहा है और सेलर अपना सामान बेच रहा है, पैसे दे के अपने घर को हो रहे हैं, तो उसको हम मार्केट कहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, अ मार्केट विच मेनी बायर्स एंड सेलर विथ वेयर नो सिंगल पार्टिसिपेंट कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। तो वो परफेक्ट कंपटीशन है, जैसे कि इसमें प्रोडक्ट जो होता है वो होमोजीनियस होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं समझाती हूँ, जैसे चावल है, गेहूं है, आटा है, ये सारी चीजें एग्जांपल है परफेक्ट कंपटीशन के। बहुत सारे बायर हैं, खरीदने वाले भी बहुत है, बेचने वाले भी बहुत है, एंट्री एग्जिट कभी भी आप कर सकते हो। परफेक्ट नॉलेज जो है वो मार्केट कंडीशन की होनी चाहिए। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, प्राइस टेकर है, कैन नॉट सेट प्राइसेस। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केट इसका एग्जांपल है, जैसे कि वीट एंड राइस। मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली जो होती है वो इसके अंदर एक ही सेलर होता है, उसका पूरा कंट्रोल रहता है, जितना भी प्राइस रखे और जैसे मर्जी दुकान को चलाए। सिंगल सेलर है, यूनिक प्रोडक्ट है, कोई सब्सिट्यूट नहीं है। बैरियर इसके अंदर बहुत हाई होते हैं। प्राइस मेकर होता है, खुद ही प्राइस सेट करता है, जैसे कि रेलवे की सर्विसेज एंड लोकल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, अगर इनको आपको डेप्थ में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए फिर मैंने जो है वन शॉट बना रखी है, आप वो वहां से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलता है, आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है। वेट, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, मैनी सेलर्स जो होते हैं सेलिंग सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंटेड प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो बहुत सारे सेलर क्या करते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट बेचते हैं लेकिन डिफरेंटेड प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। फर्म हैज़ सम कंट्रोल ओवर प्राइसेस, कुछ कंट्रोल रहता है इनके पास। वही लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं, और ब्रांडिंग क्वालिटी फीचर प्रोडक्ट का थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
एंड कभी भी आप आ सकते हो, दुकान खोल के बंद भी कर सकते हो। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो वो आता है सम कंट्रोल ओवर प्राइसिंग। कुछ कंट्रोल रहता है, जैसे टूथपेस्ट है, रेस्टोरेंट है, क्लोथिंग, ये सब है। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं एंड फ्यू लार्ज सेलर होते हैं एंड फ्यू डोमिनेंट सेलर होते हैं इसके अंदर। बैरियर टू एंट्री है, प्रोडक्ट होमोजीनियस एंड डिफरेंटेड है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म रहता है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेलीकॉम सर्विसेज। तो ये लोग अपने प्राइसेस खुद भी सेट करते हैं, आपस में डिस्कशन करके प्राइस सेट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ सेलर्स होते हैं ना। डिओपोली में क्या होता है, स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली होता है, दो ही सेलर होते हैं मार्केट में। और इस तरीके से आप लिख सकते हो, जैसे एयरबस एंड बियोंग इज द एयरप्लेन मार्केट, ये सब है। ठीक है, बाकी ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, जिनको ऊपर लेंदी लग रहा है वो ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है हम लोगों का लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी एक्सप्लेन करता है हाउ अ कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन व्हेन स्पेंडिंग ऑन मल्टीपल गुड्स। यानी कि अगर हम ये चीज़ समझें कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी हमें समझाता है कि किस तरीके से कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन लेता है व्हेन स्पेंडिंग ऑन मल्टीपल गुड्स। यानी कि दो गुड्स पे खर्चा करके, स्पेंड करके वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे ले लेता है। ये भी कॉन्सेप्ट हमने 12th क्लास में पढ़ा था। P stands for price of goods, MU is equal to margin utility of goods and ABC is equal to different goods। जैसे कि इसके अंदर मैं अपना ही कोई एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। अपना ही क्या मतलब, जो यहाँ पे दिया गया है वही दे देती हूँ, एप्पल एंड ऑरेंजेस का। मैं ना आपको पहले एग्जांपल समझाती हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद अजम्पशन पे मैं आऊँगी और उसके बाद एक्सप्लेनेशन समझा दूंगी। तो देखो, अगर मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है, जो कि दो गुड्स पे स्पेंड करना चाहता है, एक एप्पल पे और एक ऑरेंजेस पे, उसको दोनों ही पसंद है। तो प्राइस ऑफ एप्पल जो है वो 10 रुपीज़ है एंड प्राइस ऑफ ऑरेंजेस 5 रुपीज़ है। तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एप्पल 40 यूनिट्स हो जाएगा एंड MU ऑफ ऑरेंजेस 20 यूटिल्स हो जाएगा। सॉरी, यूटिल्स है, ठीक है, 40 यूटिल्स है, ठीक है। क्योंकि हम जो यहाँ पे मेजर कर रहे हैं वो यूटिल्स में होता है, जो MU कैलकुलेशन होती है वो यूटिल्स में होती है, ठीक है। तो अगर हमें मार्जिन यूटिलिटी निकालनी है एप्पल एंड ऑरेंज की, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर जैसे MU, ठीक है, ये लिखा ना, MU अपॉन में PA, 40/10 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखो, एप्पल का प्राइस 10 रुपये था तो मार्जिन यूटिलिटी 40 थी, ठीक है। और MU ऑफ ऑरेंज 20 यूटिल्स था, ठीक है, यूटिल्स है वो। तो 40/10 इज इक्वल टू 4। एंड ऐसे ही हम लोग जो है दूसरी भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, 20/5 कर दिया, 20/5, तो 4 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से था। तो यानी कि मार्जिन यूटिलिटी पर रुपीज इज इक्वल टू कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यानी जो हमारी मार्जिन यूटिलिटी पर रुपीज है वो बराबर है कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यानी कि आपने देखा होगा कि अगर कोई 10 रुपये खर्च करना चाहता है, ये मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, कि अगर कोई 10 रुपये खर्च करना चाहता है तो उसमें 5 रुपये की चॉकलेट ले ली, 5 रुपये की टॉफी ले ली। अगर मान लो उसको अगले दिन टॉफी कम खानी है तो चॉकलेट वो बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से रहता है। तो वो तो हो गया कि वो कॉम्बिनेशन में ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स है, जो कैपिटल है वो लिमिटेड है, ठीक है। अगर हम अपनी कैपिटल पे, हम अपने रिसोर्स पे काबू नहीं पाएंगे तो ऐसे हमारे खर्चे बढ़ते रहेंगे और हम एक टाइम पे आके स्पेंड नहीं कर पाएंगे। तो वो पहले कैलकुलेशन होती है, उसके बाद मार्जिन यूटिलिटी का फॉर्मूला यहाँ ऊपर ही मेंशन था। आपको करना क्या है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ अ गुड रखना है अपॉन में प्राइस ऑफ गुड रखना है, ठीक है। प्राइस ऑफ ए मतलब हम सिर्फ एक प्रोडक्ट का निकालेंगे, फिर दो का निकालेंगे, जितने ऐसे बोले हैं उतने से डिवाइड देंगे। तो ये फॉर्मूला था हम लोगों का, तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो सबसे पहले MUA था, ठीक है, यानी कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड। यानी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, तो वो कितनी थी, 40 यूटिल्स अपॉन 10 करेंगे, वो उसका प्राइस था। तो दोनों को डिवाइड, यू विल गेट मार्जिनल यूटिलिटी।
अजम्पशन पे आ जाते हैं, कुछ चीज़ें हमें इकोनॉमिक्स में अज्यूम करनी पड़ती हैं, जैसे कि हम देखते हैं कंज्यूमर इनकम फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं हो रही है। प्राइस ऑफ गुड्स भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। यूटिलिटी जो मेजर हो रही है वो यूटिल्स में हो रही है। गुड्स आर डिविजिबल, जैसे हम लोग कोई भी चीज़, कपड़े को हमें नापना होता है तो हम सेंटीमीटर मीटर में नापते हैं, ऐसे यूटिलिटी को यूटिल्स में नापते हैं। गुड्स जो है वो डिविजिबल हैं, कंज्यूमर जो है वो रैशनल है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी मिल रही है। एंड नेक्स्ट आता है आप लोगों के इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या कहता है, तो इम्पोर्टेंस बोलता है हेल्प कंज्यूमर मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम लिमिटेड इनकम, कि उसके पास इनकम लिमिटेड है ऐसा हम मानेंगे, भले ही हमारे पास 10 रुपए का, मैंने अभी एग्जांपल दिया था चॉकलेट एंड टॉफ़ी का, अगर मान लो कि हम चॉकलेट भी बढ़ाते जाएं, टॉफ़ी भी बढ़ाते रहें, तो रोज़ पैसे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, और वो हमारी सेहत के लिए भी सही नहीं है और हमारी इनकम भी इससे डाउन जाएगी। एक्सप्लेन हाउ टू एलोकेट मनी अमंग गुड्स एंड एफिशिएंटली, बेसिस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने क्वेश्चन थे वो आपको सारे ही पढ़ के जाने हैं, चाहे आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो चाहे आप पास होना चाहते हो। 11th क्वेश्चन जो है वो आपका ऑप्शनल है, जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं वो इसको ज़रूर पढ़ के जाएं। ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, इसमें से कोई भी आप 2 या 3 कर सकते हो, सारे अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट नोट है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। 1 मिनट, लास्ट क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेती हूँ आप लोगों का। इसके अंदर इसके अलग अलग पार्ट्स हैं 11 के। जो क्वेश्चन सिमिलर होगा वो मैं स्किप कर दूंगी, क्योंकि शॉर्ट नोट में काफ़ी सारे टॉपिक सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो वो मैं स्किप कर दूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुकी होंगी। तो देखो, सबसे पहला आता है यहाँ पे शॉर्ट नोट आता है। एमआरएस भी मैं आपको करा चुकी हूँ, पहले मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या करा दिया है। एमआरएस हो गया आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी ऊपर समझाया था मैंने, डिटेल के लिए आप इन वन शॉट देख लेना। ठीक है, वही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी हो गया है, ठीक है। काफ़ी सारे मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। लॉन्ग रन भी कराया था। बस 1-2 क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं कराया, वो मैं करवा देती हूँ आप लोगों को। बाकी जो सिमिलर हैं वो मैं स्किप करूँगी। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट नोट आता है एडवर्स सिलेक्शन का। तो एडवर्स सिलेक्शन अकर्स व्हेन वन पार्टी इन अ ट्रांजैक्शन हैज मोर इंफॉर्मेशन देन द अदर, लीडिंग टू मार्केट एफिशिएंसी। देखो, यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा एडवर्स सिलेक्शन होता है, इसका मतलब है कोई भी एक पार्टी जो होती है इन अ ट्रांजेक्शन हैज़, उसकी जो ट्रांजेक्शन होती है वो मोर इंफॉर्मेटिव होती है अदर से, तो उसको हम एडवर्स सिलेक्शन कहते हैं, लीडिंग टू मार्केट इनएफिशिएंसी। अगर नहीं समझ आया तो एग्जांपल से समझो। इन इंश्योरेंस, जैसे हम लोग इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हाई रिस्क इंडिविजुअल आर मोर लाइकली टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस, इंक्रीजिंग कॉस्ट फॉर इंश्योरर्स। तो यानी कि क्या होता है कि जब हम कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो हाई रिस्क रहता है इंडिविजुअल को मोर लाइकली टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। जैसे कि कॉस्ट का बढ़ना इंश्योरर की, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग, इंसेंटिव, रेगुलेशन, ये सारे पॉइंट्स इसके यहाँ पे आते हैं, एडवर्ड्स के शॉर्ट में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ गुड्स आता है। टाइप ऑफ गुड्स 3 तरह के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, कॉमन, क्लब। तो जैसे कि फूड, क्लोथिंग, ये बिल्कुल प्राइवेट है, ठीक है, आप बाय कर सकते हो। पब्लिक में क्या होता है, स्ट्रीट लाइट, डिफेंस, मतलब ये सरकारी जो होते हैं ना वो पब्लिक होते हैं। कॉमन जो सबके लिए कॉमन है, फिश इन द ओशन, ये सब कॉमन है सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। क्लब गुड्स क्या होता है, केबल टीवी, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, ये सारे क्लब गुड्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर है। एक्सपेंशन पाथ क्या होता है,
तो एक्सपेंशन पाथ ना हमारे को शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट अ फर्म यूजेस द प्रोड्यूस डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन मिनिमम कॉस्ट। वही चीज़ें हैं, यानी कि बहुत सारे इनपुट का हम कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं सामान को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट मिनिमम कॉस्ट पे, कम से कम कॉस्ट पे, ठीक है। जैसे कि आइसो क्वांट पढ़ाया था ना, आइसो कॉस्ट लाइन, वो सारे पॉइंट्स आएंगे इसमें। स्लोप शोज ऑप्टिमल रेशियो ऑफ इनपुट फॉर ईच आउटपुट लेवल हो गया, लॉन्ग रन प्रोडक्शन प्लानिंग में भी मदद करता है। शेड्यूल और कर्व तो आप लोगों को पता ही है, शेड्यूल मतलब वो डब्बा सा जो बनाते हैं हम लोग, जो क्लास 12 से हम लोग सीखते आ रहे हैं, ये हमारा शेड्यूल है। जैसे एक तरफ आपकी डिमांड है और एक तरफ आपका प्राइस है, ऐसे। और इसी को देख के जो हम ग्राफ बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। मतलब इसको हम बोलते हैं शेड्यूल, और इसको जो कर्व बनाया है इसको हम बोलते हैं, मतलब जो डायग्राम बनाया है ये हमारा कर्व कहलाता है। ये तो हम 12 से सीखते आ रहे हैं, वही सारे पॉइंट्स हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वही सारे हैं। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने करवा दिया है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो चुका है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। एलएसी भी ऑलमोस्ट हो ही गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है किंग डिमांड का मॉडल जो होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिटेल में डायग्राम के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है, किंग डिमांड का मॉडल क्या होता है। द किंग डिमांड का मॉडल एक्सप्लेन व्हाई प्राइसेस इज एन ओलिगोपोली मार्केट टेंड्स टू बी रिजिड और स्टिकी इवन इफ द कॉस्ट चेंज। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि किंग डिमांड का मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर बताया जाता है कि ओलिगोपोली जो मार्केट है उसके अंदर प्राइसेस जो हैं वो रिजिड रहते हैं। रिजिड मतलब चेंज नहीं होते हैं, चाहे हमारे कॉस्ट चेंज क्यों ना हो जाए। इन सिंपल वर्ड्स, फर्म में नॉट चेंज प्राइसेस, मतलब फर्म ने अपने प्राइसेस चेंज नहीं किए बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम कॉम्पिटिटर। अगर कॉम्पिटिटर का कोई रिएक्शन आ भी जाता है तो भी उसने अपने प्राइस को नहीं बदला, तो उसे हम बोलते हैं किंग डिमांड का मॉडल। एंड इन एन ओलिगोपोली अ फ्यू फर्म डोमिनेट द मार्केट इफ इट इज राइजेस प्राइसेस, यानी कॉम्पिटिटर विल नॉट फॉलो, सो इट लॉसेस कस्टमर, डिमांड इज इलास्टिक अबव करंट प्राइस। यानी कि इसको एक छोटे से एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। मान लो कि मार्केट के अंदर 4 दुकानदार हैं और 4 दुकानदार में से किसी एक दुकानदार ने अपने प्राइसेस को बढ़ा दिया, तो यानी कि उसकी सेल गिर जाएगी, ठीक है। और जो बाकी के जो हैं कॉम्पिटिटर वो भी इसको इग्नोर करेंगे, और हो सकता है कि उन 4 दुकानदार में किसी एक दुकानदार ने अपने प्राइसेस को गिरा दिया, तो क्या उसकी सेल जो है बढ़ जाएगी? तो नहीं, वो भी अपने प्राइसेस को कम कर देंगे इससे कि उसकी सेल ज़्यादा ना बढ़े जिसने अपने प्राइसेस को कम किया था। तो ये कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं इन्हीं पॉइंट्स के अंदर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने जो है वो कर्व के द्वारा समझाई गई है, और डिटेल में इसको समझना चाहते हो तो वन शॉट में कराया था मैंने, बाकी इतना भी सफिशिएंट है, बना के लिख सकते हो। और इसके मॉडल का जो फ़ायदा है वो क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि प्राइस स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करी गई है। एक्सप्लेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस की स्टेबिलिटी को दर्शाया गया ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर। एंड यहाँ पे चीज़ों को समझा जाता है, व्हाई फर्म प्रेफर नॉन प्राइस कंपटीशन। इस मॉडल की कुछ बुराइयां भी है, जैसे लॉन्ग टर्म चेंजेस इन डिमांड एंड कॉस्ट को इग्नोर करता है। इनिशियल प्राइस जो डिटरमाइन करना होता है उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता। स्पेसिफिक रिएक्शन पैटर्न जो होता है उसको ये एज्यूम करके चलता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना। और अगर ये पीडीएफ बाय करना है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8178359562 पर। और जो बच्चों ने ये वीडियो देखी है और अटेंडेंस लगाना, नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए मेंशन कर देना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आनिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका कोड आपके सामने है BECC 101। तो देखो भाई, कोड से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका बीकॉम जी है, बीकॉम एफ है, अगर आपका कोई और भी कोड है, क्योंकि इग्नू के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल लो या इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल लो, तो उनके जो कोड हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन सिलेबस बिल्कुल सेम है। एक दो चैप्टर, एक दो यूनिट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट बाकी सिलेबस सब कुछ सेम है। वही डिमांड है,
वही सप्लाई, वही चैप्टर है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वही सारे टॉपिक्स हैं। तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में 100% दिखाई देंगे, जिसका सोल्यूशन आज हम लेकर आए हैं, डिस्कस करेंगे, डेप्थ में पढ़ाने वाली हूँ। अगर ये गेस्ट पेपर चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ सामने मेंशन्ड है 8178359562 पर, ठीक है। या फिर इसके नोट चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। और वैसे मैं इसका ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल चुकी हूँ 2025 के लिए, और इसका वन शॉट सिलेबस भी कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जाकर के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करना मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 100% इंपॉर्टेंट है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। आपका फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, कोई भी ईयर है, ये क्वेश्चन जरूर छपता हुआ नजर आएगा। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपीसी? तो देखो भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे बच्चों की बैक आ जाती है। मैं डरा नहीं रही, जो बच्चे फर्स्ट टाइम अभी बीकॉम में देने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको बता रही हूँ कि थोड़ा दिल से पढ़ाई करो और कर्व और शेड्यूल जरूर बनाना है, अच्छे से प्रेजेंटेशन देनी होगी, सो दैट आप आराम से अच्छे खासे नंबर से पास हो पाओगे। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपीसी? पीपीसी से आप क्या समझते हो? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो पीपीसी का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी जो पीपीसी है ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर, ठीक है। तो इसको हम पीपीसी भी बोलते हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका अनदर नेम है। इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स और सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी गिवन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो भाई, इसका सिंपल सा मतलब है, जो हमारा पीपीसी है ना, वो एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अगर की बात करूं तो कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। तो इस तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें आपके वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होते हैं, यानी दो गुड्स तो होते ही होते हैं, या फिर सर्विस होती है दैट कैन बी प्रोड्यूस, यानी कोई दो गुड्स ले लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ गन का और राइस का, ठीक है। गन एंड राइस, आपने क्लास 11th में भी ये एग्जांपल पढ़ा होगा, तो मैंने वही वाला ले लिया सो दैट आपको चीजें इजीली समझ आ जाए, ठीक है। गन राइस हो गया, या फिर आप वीट ले सकते हो, पल्सेस ले सकते हो, कोई भी एनी टू गुड्स या सर्विस जो भी प्रोड्यूस हो रही है आपकी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, गिवन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, की जो आपके पास गिवन रिसोर्सेज हैं, संसाधन है या टेक्नोलॉजी है, उसके मुताबिक आपने जो दो गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन किया, प्रोड्यूस किया, सो आपने उस दो प्रोडक्ट्स को, यानी दो गुड्स या सर्विस को जो प्रोड्यूस किया, उसके कॉम्बिनेशन को अगर आपने ग्राफ पे दिखाया है तो वही आपका पीपीसी होता है। क्या होता है? पीपीसी। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ गन और बटर का एग्जांपल लिया। जैसे गन, मैं एक मिनट इसको थोड़ा रब कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे गन का एग्जाम्पल लिया है मैंने, गन एंड, यहाँ पे स्पेस नहीं है, गन एंड बटर, ठीक है, गन एंड बटर का। तो होता क्या है कि गन और बटर का जो लिया है मैंने, एक एक्स एक्सेस पे मान लीजिए मैंने गन्स ले ली और बटर मैंने वाई एक्सेस पे यानी कि यहाँ ले लिया, ठीक है। तो इन्हीं दो गुड्स को जो मैंने यहाँ पे शो किया है ग्राफ पे, वही मेरा पीपीसी होगा। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अजम्पशन आता है, अजम्पशंस क्यों लेके चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में? क्योंकि इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो एज्यूम करके चलनी होती है। क्या करके चलनी होती है? एज्यूम करनी होती है, क्योंकि हम बिना एज्यूम किए अपनी थ्योरीज को समझ नहीं पाते। सबसे पहला आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है? रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, कि जितने भी हमारे संसाधन है या रिसोर्स है फुल्ली एम्प्लॉयड है, कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही। नेक्स्ट आता है फिक्स रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, कैन नॉट बी इंक्रीज, आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। ऐसा आपको एज्यूम करके चलना है, क्योंकि अगर आप रिसोर्सेज को बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कभी भी आप एग्जैक्टली चीजें फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। जैसे मैं एग्जांपल ले रही थी गन एंड बटर का, तो अब गन एंड बटर का मैंने जो एग्जांपल लिया है, अगर मैं बोलूं कि मैं बटर बढ़ाती जा रही हूँ फिर गन्स भी बढ़ाती जा रही हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक पर्सन की, हर एक इंडिविजुअल की जो एक रिसोर्स है, मतलब जैसे कैपिटल लगा लो, पैसा है या फिर लैंड है, सब लिमिटेड है, ठीक है। वो एक हद तक ही इंक्रीज कर सकता है, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। अब ये मान के चलना है कि उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, ठीक है। जिस मशीन पे काम हो रहा था वही मशीन पे काम हो रहा है, चेंज नहीं हो रही। टू गुड्स मींस ओनली टू गुड्स और सर्विस आर प्रोड्यूस, और ये भी एज्यूम करके चलना है कि आपको अगर गन और बटर का एग्जांपल लिया तो वही लेना है, कोई तीसरा पल्सेस या फिर राइस इसमें एड ऑन नहीं हो सकते। आई होप आपको क्लियर है।
कैरेक्टरिस्टिक बोलो या फीचर्स बोलो, इसके दो आपको अच्छे से रट लेने हैं। सबसे पहले जो इसका ग्राफ बनता है वो बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि लेफ्ट से राइट होता है, जो कि इंडिकेट करता है दैट प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन गुड्स रिक्वायर प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ द अदर, यानी कि अगर आपने गन को बढ़ाया है, गन के प्रोडक्शन को बढ़ाया, तो बटर को कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, दोनों जो है वो इसी तरीके से चलते हैं। सो दैट ही इसका जो ग्राफ होता है, कर्व होता है, वो नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दूसरा आता है कनकेव शेप, इसकी जो कर्व की जो शेप होती है वो कनकेव होती है, क्योंकि जो पीपीसी है कनकेव टू द ओरिजिन इंडिकेटिंग, वो इंडिकेट करता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, ओसी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एंड द रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन गुड्स टू अनदर, और आप एक रिसोर्स से दूसरे मतलब जो आपके रिसोर्सेज हैं जिसमें आप एक गुड्स से अनदर गुड्स पे शिफ्ट हो रहे हो। इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ओसी होता क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाया तो आपको डाउट होगा कि मैम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बार समझा दो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आता है द पीपीसी इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच इज द वैल्यू, इसकी मेन डेफिनेशन यहां से चालू होती है, विच इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिवन अप when a choice is made, our resources are shifted from one good to another, the opportunity cost of producing more of one goods increases। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जो आपके रिसोर्सेज जिसमें आप शिफ्ट हो रहे हो, एक गुड्स से अनदर गुड्स पे जो शिफ्ट हो जाते हो ना, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। पीपीसी शिफ्ट क्यों होता है, तो देखो अगर पीपीसी दो तरीके से शिफ्ट होता है, एक होता है राइटवर्ड एंड दूसरा होता है लेफ्टवर्ड। ठीक है, अगर ये हमारा देखो ये हमारा कर्व है, तो ये हमारा राइटवर्ड है और ये हमारा लेफ्टवर्ड है। ठीक है, तो राइटवर्ड अगर हम शिफ्ट होते हैं तो क्यों कब होते हैं, तो इंक्रीज इन रिसोर्सेज। तो आपको हमेशा दिमाग लगाना है कि जब आपके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, तो आपका पीपीसी राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। यानी कि आप ऐसे ध्यान रखना कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप आगे की तरफ बढ़ते हो, आप अपनी चीजों को और इंक्रीज करते हो। जैसे कि अगर आप लेट सपोज आप टोन मिल्क यूज कर रहे हो और आपकी इनकम बढ़ जाती है या आपके रिसोर्सेस कुछ बढ़ जाते हैं, तो आप आगे की तरफ ही तो जाओगे ना, पीछे की तरफ नहीं आओगे। लेफ्टवर्ड तभी आते हो जब आपके रिसोर्सेस कम होने लगते हैं, ठीक है, या आपकी टेक्नोलॉजी में गिरावट आती है, तो आप पीछे की तरफ शिफ्ट होते हैं, यानी कि पीछे की तरफ लेफ्टवर्ड। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे कि रिसोर्सेज एलोकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड ऑफ्स, यानी कि एप्लीकेशंस में आता है जो पीपीसी है वो मदद करता है हमें हाउ रिसोर्सेज कैन बी एलोकेट एफिशिएंटली टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। हमें पीपीसी ये भी बताता है कि आपको अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना है और अपने प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज बढ़ाना कैसे है। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या था, पीपीसी कैन बी यूज टू इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। हमारी इकोनॉमिक की ग्रोथ भी होती है, इससे हमें पता लगता रहता है कि हाँ भाई एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो दूसरे का हमें कम करना है। ठीक है, या फिर दोनों को किस तरीके से मैनेज करना है। ट्रेड ऑफ्स में आता है पीपीसी हाईलाइट्स द ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन डिसीजन में भी मददगार साबित होता है। इसकी कुछ बुराइयां हैं जो हम एक बार देख लेते हैं, जैसे कि आपके अजम्पशंस हैं यहाँ पे दिए गए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है या फिर सिंपलिस्टिक है। ठीक है, तो सबसे पहले पीपीसी जो है वो कैसा है, टू गुड्स इकोनॉमी हम इसको मानेंगे, विच मे नॉट रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड कम्प्लेक्सिटी, मतलब रियल वर्ल्ड की जो पिक्चर है वो हमारे सामने रिफ्लेक्ट नहीं होती, बस एक अंदाजा मिल जाता है कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है और किस तरीके से करना है और हमारी ग्रोथ कितनी रहने वाली है। ठीक है, और साथ ही साथ ये स्टैटिस्टिक एनालिसिस इस तरीके से करता है कि जो डायनेमिक चेंज होते हैं विच में नॉट अकाउंट फॉर डायनेमिक चेंजेस इन द इकोनॉमी, जो हमारे इकोनॉमी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी एग्जैक्टली नहीं बता पाता। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका ये जो कर्व है इसको अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना। ठीक है, ये वहां पे आप बना के आ सकते हो पीपीसी का कर्व। ठीक है, एक्स एक्सेस आपका ये रहा। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल आपके सामने है, गिटार और पियानोज का एग्जाम्पल दिया गया। थोड़ा सा ऊपर आ गई, मैं नीचे चलती हूँ, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे एक्स एक्सेस पे जो है ना आपका पियानोज लिया गया और वाई एक्सेस पे गिटार लिया गया है। ठीक है, और देख सकते हो किस तरीके से ये कर्व बना हुआ है। ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से पीपीसी कर्व है और आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका कर्व बना हुआ है, तो ये आप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स क्या है और उसके टाइप्स क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स जो होता है एक सोशल साइंस है। ठीक है, आप इसको सोशल साइंस कह सकते हैं, यानी कि सामाजिक विज्ञान। दैट स्टडीज द, जो हमें क्या पढ़ना सिखाती है, हमें सिखाती है कि आपको प्रोडक्शन करना कितना है, यानी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाती है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है,
कंजम्पशन यानी कंजम्पशन ऑफ गुड्स, आपको गुड्स कितने कंज्यूम करने हैं, सर्विसेज किस तरीके से काम होंगे, ये सारी चीजें आपको इकोनॉमिक्स सिखाती है। It examines how individual, business, government, societies make choice about how to allocate resources to meet the needs and wants. आपको यहाँ पे ये भी पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि कैसे एक इंडिविजुअल यानी एक इंसान जो है या कोई बिजनेस है या कोई गवर्नमेंट है या कोई सोसाइटी है, उसके पास चॉइस होती है कि कैसे अपने सही रिसोर्स को चुनना है अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो देखो भाई, अभी इसका छोटा सा एग्जांपल यहाँ लिखा नहीं है, बट मैं समझाना चाहूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में जा रही हूँ, सो दैट आपका पेपर काफी अच्छा जाना चाहिए और आप वहां बनाकर मैटर लिख पाओ। ठीक है, आप वीडियो 10 बार देखोगे ना एग्जाम से पहले, तो एग्जाम्पल आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक वहां लिख पाओगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जो पढ़ के जाते हैं वो वहां पे कुछ कुछ भूल भी जाते हैं, तो एग्जाम्पल अगर सुना हुआ होता है वीडियोज में तो वो याद भी आ जाता है ना, तब भी हम लिख पाते हैं। तो देखो भाई, इसमें ये है कि आपको रिसोर्स के हिसाब से जो है, अपनी नीड के हिसाब से अपनी चीजों की जरूरतें पड़ती हैं। जैसे कि लेट सपोज आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ रही है, तो वो आपकी नीड है, वांट है। ठीक है, आपको उसकी जरूरत है, तो आप अपने रिसोर्स यानी अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने पैसों के हिसाब से, कितनी आपकी सेविंग्स है उसके अकॉर्डिंग आप लैपटॉप जो है वो बाय कर लोगे। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल हो गया इंडिविजुअल का। ऐसे ही बिजनेस का होता है, ऐसे ही गवर्नमेंट का होता है, ऐसे ही सोसाइटी का होता है। सबके एम्स और वांट्स, नीड्स अलग अलग होती हैं। गवर्नमेंट की नीड अलग है कि उनको टैक्स इकट्ठा करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो जो है हमारे जो भी सोसाइटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर उसको खर्च करना है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे कि माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि डिफरेंस हमेशा ना लाइन खींच के लिखा करो, सो दैट अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले आप ऐसे लिख लो, फिर लाइन खींच के लिख लो, या फ्लो चार्ट बना लेना। फ्लो चार्ट बनाना बिल्कुल मत भूलना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो फ्लो चार्ट आप समझ गए ना मैं कौन सा कह रही हूँ, जो मैंने आपको ऑलरेडी, जो जब मैं कॉपी पे जो बनाकर लेकर आती हूँ फ्लो चार्ट्स, वैसे बनाने हैं आपको। ठीक है, तो अब आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो देखो भाई, माइक्रो मीन्स होता है इंडिविजुअल, आपको इसको याद रखना है आई से। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट होती है, इसके अंदर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, यानी हम बिहेवियर जान रहे हैं किसका, इंडिविजुअल का। ठीक है, एक इंसान की अगर बात करूं, जैसे हाउस होल्ड है, फर्म है, मार्केट्स है, इन सब के बारे में हम जानना चाहते हैं। जैसे एक सिंगल पर्सन है, जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, सोनू नाम का लड़का है, उसकी जो इच्छा है वो कुछ लैपटॉप खरीदने की है, फोन खरीदने की है, इंडिविजुअल का हम बिहेवियर जान रहे हैं, तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करूं, तो इट एक्समाइन हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइन एंड हाउ दे अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक एजेंट, कि हमें ये पढ़ाया जाता है कि जो प्राइसेस हैं वो किस तरीके से डिटरमाइन किए जाने चाहिए प्राइस डिटर्मिनेशन में, कि क्या प्राइस होना चाहिए, कैसे वो हमारे इकोनॉमिक एजेंट के बिहेवियर को इफेक्ट करेगा। मैक्रो में क्या आता है, पूरे वर्ल्ड की बात आती है, पूरे होल इकोनॉमी की आती है। हम माइक्रो में बात करते हैं एक अकेले इंडिविजुअल की, जबकि हम मैक्रो में बात कर रहे हैं पूरे होल की। किसकी बात कर रहे हैं, होल की। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमिक एज अ होल, फोकसिंग ऑन एग्रीगेट वेरिएबल सच एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन, आपको क्या लगता है कि एक पर्सन का इन्फ्लेशन रेट निकलता है क्या, ऐसा कुछ कैलकुलेशन होती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो क्या एक बंदा अगर उसको नौकरी नहीं मिल रही, वो बेरोजगार है, तो क्या हम इसको कंसीडर करेंगे मैक्रो में? तो नहीं करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट तभी होता है जब पूरे देश की बात होती है कि पूरे देश में इतने लोग बेरोजगार हैं या इतनी इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ ये चल रही है। ठीक है, तो पूरे देश की जब बात आ जाती है, पूरी एग्रीगेट मतलब होता है टोटल। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब ही क्या होता है, टोटल। तो इतनी बात समझ आई। पॉलिसी मेकिंग में क्या आता है, इट इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जब बात होती है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है। इकोनॉमिक्स की अगर ब्रांच की बात करूं तो सबसे पहली ब्रांच आती है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, इसको हम पीएन से याद रखेंगे। ठीक है, पीएन, एम होता तो मैं यहाँ पे सीधा प्रधानमंत्री बोल देती। ठीक है, बट यहाँ तो पीएन है, पीएन से आप इसको कुछ भी कोड बना के याद कर सकते हो। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब एंड एनालाइज इकोनॉमिक फिनोमेना विदाउट मेकिंग वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव में क्या होता है, जो हमें चीजें जो अभी हो रही हैं, जो हमारे सामने दिखाई दे रही हैं, इकोनॉमिक फिनोमेना जिसको आप एनालाइज कर रहे हो बिना किसी वैल्यू जजमेंट के, आपने कोई जजमेंट नहीं दिया, आपको जो दिखाई दे रहा है आप बस उसको एनालाइज करके बता रहे हो, तो वो आपका पॉजिटिव है। यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एनालाइज करने का। आप सोचोगे कि मैम हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में आता है। इसका उद्देश्य क्या है, इट एम टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप, कि हमारा इकोनॉमिक का रिलेशनशिप किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में होता है वैल्यू जजमेंट, इसमें आप वैल्यू जजमेंट देते हैं। जैसे कि
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मेक वैल्यू जजमेंट अबाउट इकोनॉमिक आउटकम एंड पॉलिसीज, ठीक है। इट प्रिस्क्राइब व्हाट ऑट टू बी डन टू अचीव डिजायर इकोनॉमिक आउटपुट। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देने वाली हूँ जो आपको दोनों को क्लियर करेगा, वो इसमें लिखा नहीं है बट मैं समझा रही हूँ। सो दैट ही मैं ये आपको जो है, जिन बच्चों के पास ये पीडीएफ नहीं है, लेना चाहते हो तो ले लेना, साथ साथ आप इसके प्रिंट आउट्स निकाल लो या फिर आप इसकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हो, तो पढ़ने में ईजी होगा। और जो जो मैं एग्जांपल बोलती जा रही हूँ ना, अगर आपके पास, अगर आपने इसके प्रिंट आउट्स निकालने हैं तो इसके नीचे नीचे एग्जाम्पल भी लिखते रहो, सो दैट वहां जब एग्जाम टाइम में आप रिवाइज करो तो आपको ईजी हो। तो नॉर्मेटिव में होता क्या है कि पहले मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ पॉजिटिव का। तो मैंने बोला कि अभी हमारे देश के अंदर जो हर एक चीज की प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये चीज हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, और हमें हमने चीजों को एनालाइज करके बता दिया, तो वो है पॉजिटिव का एग्जांपल। लेकिन मैंने बोला कि हमारे यहाँ देश में हर एक चीज का प्राइस बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसको हम किस तरीके से, क्या हम पॉलिसीज बनाएं या किस तरीके से हम इसको ठीक करें कि यहाँ पे जो है प्राइस बढ़ना कम हो जाए। तो ये जो मैंने यहाँ जजमेंट दी है, यहाँ पे जो पॉलिसी की बात करी है या फिर कुछ वैल्यू जजमेंट दिए हैं, वो मेरा नॉर्मेटिव है। दोनों में फर्क समझ आया कि जो चीज अभी हो रही है, करंट में है, वो पॉजिटिव है, और नॉर्मेटिव वो जो मैं फ्यूचर की बात करूं कि अगर ऐसा करेंगे, ऐसे कुछ पॉलिसीज लेकर आए तो हमारे, सो दैट हमारे यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो धीरे धीरे कम हो सकते हैं, तो वो नॉर्मेटिव है क्योंकि उसमें जजमेंट आ गया। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है अदर ब्रांचेस में, आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बात होती है ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस की। ग्लोबल मतलब पूरे, अगर पूरे ग्लोब की बात की जा रही है तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स स्टडी ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट एंड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, काफी डिटेल में मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया है, सो दैट अगर आपको ज्यादा डिटेल में जाना है तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। तो बेसिकली अभी ये समझना है कि ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस का मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है, फाइनेंस की बात हो रही है यहाँ पे, जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं, जो हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, उनमें जो एग्रीमेंट्स होते हैं, रेट्स एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि अगर हमें बाहर की कंट्री से कुछ सामान मंगवाना है या फिर भेजना है तो उनकी करेंसी के हिसाब से चलना पड़ता है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आता है डेवलपमेंट, यानी कुछ डेवलप हो रहा है यहाँ पे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लो इनकम कंट्रीज, जिनकी इनकम कम है, एक्समाइनिंग इश्यूज सच एज पॉवर्टी, गरीबी है, इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत लो है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसी को इंडिकेट करती है, पता चलता है कि अब गरीबी कितनी है, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। ये बैक हो गया, मैं थोड़ा सा इसको ओपन कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से था ये। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, डेवलपमेंट समझा दिया। अब इसका समझ लेते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में क्या आता है, जिसमें साइकोलॉजिकल इनसाइट्स आते हैं, जैसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इनकरेक्ट साइकोलॉजिकल इनसाइट्स इनटू इकोनॉमिक एनालिसिस एक्समाइनिंग हाउ cognitive biases and emotion influence economic decisions. The study of economics provide value insight into how society allocate resources and make decision. Understanding economics can inform policy making and help individual make informed choices. यानी कि अगर हम इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, सो दैट जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी स्कैरसिटी है, यानी जो स्कैरसिटी है, जो मतलब जो कमी आ रही है रिसोर्सेज में, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि कैसे उस कमी को दूर किया जाए, कैसे डिसीजन लिए जाएं, सो दैट हमारी इकोनॉमिक जो है उसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए ताकि एक इंडिविजुअल जो है आराम से अपनी चीजों को चूज कर पाए, उसको मदद मिले, ठीक है। व्हाट इज बर्डन ऑफ टैक्स एंड लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। अब यहाँ पे बात आती है टैक्स बर्डन क्या है और लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस क्या है। टैक्स बर्डन में आता है, टैक्स बर्डन रेफर्स टू द फाइनेंशियल बर्डन इम्पोज ऑन इंडिविजुअल और बिजनेस बाय टैक्सेस आता है। टैक्स रेट, टैक्स बेस की बात करें, डिमांड की बात करें, तो वो सब इसमें पढ़ाया गया है। तो जो टैक्स बर्डन रेफर्स टू द फाइनेंशियल बर्डन होता है ये, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल पे आता है या किसी बिजनेस पे आता है, और जो बिजनेसमैन होता है या इंडिविजुअल, उसको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं टैक्स बर्डन को, सबसे पहला टैक्स रेट। टैक्स रेट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, कितना आपको टैक्स पे करना है, आपकी इनकम के हिसाब से टैक्स होता है। टैक्स बेस में आता है टैक्स बेस डिटरमाइन व्हाट इज बीइंग टैक्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट करता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स के बर्डन को, कि आपने जो है कितनी डिमांड करी है, कितनी सप्लाई करी है, उसके हिसाब से ही आपको टैक्स भरना है, ठीक है। जैसे आजकल पक्का बिल होता है, जीएसटी वगैरह होता है, ठीक है, तो वो निर्भर करता है कि आपने जो है कितनी क्वांटिटी में सामान खरीदा है, उसमें कौन सी स्लैब रेट लगने वाली है ना। लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस में आता है कि भाई आपके कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं लेवल ऑफ आउटपुट में। सबसे पहले डिमांड, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट। आपका आउटपुट, आप इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी सीओपी की बात करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी आप किसी भी चीज को, किसी भी चीज के प्रोडक्शन करने के लिए जो कॉस्ट आती है उसके अंदर टैक्स भी जुड़ जाता है, जो कि आपके आउटपुट और लेवल को इफेक्ट करता है। वो कैसे करता है, अब लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर
ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। अब मान लो कि मुझे एक पेन बनाना था, ठीक है, अब पेन बनाने की कॉस्ट आ रही है 2 रुपए, ठीक है, तो ऐसे मैंने बहुत सारे पेन बनाए और मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी भी देना है, तो वो भी मान लो मैंने 5 रुपए उसमें जोड़ लिए तो 7 रुपए हो गए, ठीक है, तो 7 रुपए की चीज 7 रुपए में तो नहीं बिकने वाली, उसमें कुछ अपना प्रॉफिट भी होगा, तो 10 12 रुपए की 15 रुपए की बिक जाएगी। तो इस तरीके से बात बनती है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आती है जिसमें टैक्स भी जुड़ता है, और आउटपुट में तभी फर्क आता है क्योंकि आपके पीछे से टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। वाली बात समझ आ गई होगी आपको कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, कि जो टेक्नोलॉजी है वो आपके इम्पैक्ट करती है, टेक्नोलॉजी आपके इम्पैक्ट करती है, टेक्नोलॉजी कैन इम्पैक्ट द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑन टैक्स ऑन आउटपुट। अब ये जो हमारा टैक्स का जो इम्पैक्ट आता है वो आउटपुट पे क्या आता है, कॉस्ट इंक्रीज होती है, डिमांड रिड्यूस हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो भाई कॉस्ट क्यों बढ़ जाती है, ठीक है, तो टैक्स कैन इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू डिक्रीज इन आउटपुट, यानी अगर आपके सीओपी यानी टैक्स कैन इंक्रीज, अगर टैक्स इंक्रीज हो जाता है सीओपी के अंदर तो आपके आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। डिमांड कैसे रिड्यूस होती है, टैक्स कैन रिड्यूस डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट लीडिंग टू डिक्रीज इन आउटपुट, यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, ठीक है, तो आपका आउटपुट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर पीछे से डिमांड नहीं आएगी तो हम ज्यादा प्रोडक्शन भी तो नहीं करेंगे ना। तो इस तरीके से फर्क पड़ता है एक चीज से दूसरी चीज पे, ठीक है। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि रिलेशनशिप बताता है आपके इनपुट और आउटपुट को इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, कि आपने कितना इनपुट लगाया और बदले में आउटपुट कितना मिला। लेट सपोज वही वाला एग्जांपल पेन का, कि मैंने अगर 2 रुपए लगाए तो वो मेरा इनपुट है और 10 रुपए मुझे बेच के मिले तो वो मेरा आउटपुट है। आई होप आपको क्लियर है। जिसमें कौन कौन आता है, लेबर आता है, कैपिटल, रॉ मटेरियल आता है, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं क्योंकि बिना इनके प्रोडक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे पहले कुछ जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए क्या क्या चाहिए, जमीन चाहिए, उसको बनाने वाला चाहिए, पैसा लगाना पड़ेगा, कच्चा माल चाहिए, पेन को बनाने के लिए बॉडी इंक ये सब चाहिए, तो ही जाके वो बनेगा, तो उसी को प्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट रन होता है, एक लॉन्ग रन होता है। शॉर्ट रन नाम से ही क्लियर है, द टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन शॉर्ट रन। और इसमें इनपुट जो होते हैं, कुछ इनपुट फिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि लैंड वगैरह फिक्स रहती है जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। ये नहीं है कि आज आपने रेंट पे या कोई अपना घर खरीद लिया, सॉरी प्रोडक्शन करने के लिए कोई जगह खरीद ली, कल आपको अच्छी नहीं लग रही फिर आपने कोई और खरीद ली, ऐसा नहीं होता, इनपुट फिक्स रहते हैं कुछ, ठीक है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, द टाइप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन लॉन्ग रन वेयर ऑल इनपुट आर वेरिड, सारे इनपुट यहाँ पे वेरी करते हैं, ठीक है, और लंबे समय के लिए ये रिलेशनशिप दिखाता है इनपुट और आउटपुट का। आगे आता है कुछ फीचर्स हैं प्रोडक्शन फंक्शन के, होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, एक आता है कांस्टेंट, फिर आता है डिक्रीजिंग। अब इसको समझते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे। अब इसमें यह आता है कि अगर आपका आउटपुट बढ़ रहा है, पहले तो क्या होता है फास्टर रेट से बढ़ता है, देन इनपुट, फिर क्या होता है सेम रेट से जो है इंक्रीज करता है, फिर आउटपुट जो है स्लोअर रेट से जो है इंक्रीज करता है। पहले इंक्रीज मैं यहाँ बना रही हूँ, इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है, उसके बाद भी इंक्रीज ही हो रहा है सेम रेट से, फिर यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, फिर भी थर्ड में क्या होता है इंक्रीज हो रहा है स्लो रेट से, पहले इंक्रीजिंग फिर सेम फिर स्लो, ठीक है, इस रेट से जो है वो होता है, तो उसी को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यानी कि आपने पहले प्रोडक्शन करा, ठीक है, आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज होता गया, ठीक है, बढ़ता गया, फिर फास्टर रेट से बढ़ता गया, फिर इंक्रीज हुआ सेम रेट से, फिर स्लोअर हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर चलता रहता है, ठीक है। और वैसे अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है ना, तो मैंने ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने इसको काफी डिटेल में कराया है कर्व के साथ, तो आप ना वन शॉट देख लेना, उसमें कराया मैंने। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी। लेबर आपको पता ही है कौन होता है, द एफर्ट एंड द स्किल ऑफ द वर्कर, ठीक है, वर्कर की क्या एफर्ट्स हैं, क्या स्किल है, वो लेबर है। कैपिटल क्या है, फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्स है, मतलब जो आपके पास संपत्ति वगैरह जो भी पड़ी है आपको अगर बेचनी है तो आप उससे बिजनेस कर सकते हो, या फिर जो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आपके पास पड़ा है, में बैंक में जो आपके पास पैसा पड़ा है। रॉ मटेरियल में आता है इनपुट यूज, आप क्या इनपुट यूज करने वाले हो, कच्चा माल जैसे पेन में बॉडी इंक ये सब चाहिए। टेक्नोलॉजी में क्या आता है मेथड, कौन सा टेक्निक आप यूज करने वाले हो, ठीक है, लेबर इंटेंसिव होगा या फिर कैपिटल इंटेंसिव होगा। एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में आता है प्रोडक्शन प्लानिंग आता है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन आता है, रिसोर्सेज एलोकेशन आता है। यानी कि जो आपके प्रोडक्शन के फंक्शन है उसमें ये एप्लीकेशंस लगती हैं। यानी कि सबसे पहला आता है प्रोडक्शन प्लानिंग, आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी पड़ती है कि प्रोडक्शन किस टाइप का करना है, किस लेवल का करना है, क्या क्या आप इनपुट लगाने वाले हो। कॉस्ट मिनिमाइजेशन की आपकी कॉस्ट कम आएगी तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे। अगर मान लो 2 रुपए का पेन बनाया, ठीक है, अगर आप सोचो कि अच्छी बॉडी लगा दूं, अच्छी इंक डाल दूं, अच्छा इसके अंदर मैं रिफिल डाल दूं या अच्छा इसकी पैकिंग कर दूं,
और बाहर वो 10 रुपए का बिक रहा है, आपकी कॉस्ट ही 12 रुपए आ रही है, तो क्या फायदा आपका मेहनत करने का, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट कम आनी चाहिए। रिसोर्सेज एलोकेशन में आता है प्रोडक्शन फंक्शन हेल्प फर्म एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली टू अचीव द प्रोडक्शन गोल। आपका प्रोडक्शन का गोल क्या है कि आप जो है प्रॉफिट कमाओ, भले ही आप 2 रुपए एक प्रोडक्ट पे कमाओ, 2 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे, लेकिन कुछ बचना तो चाहिए ना। कुछ बुराई भी है प्रोडक्शन फंक्शन की, लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहला आता है सिंप्लीफिकेशन, नेक्स्ट आता है अजम्पशन। अजम्पशन सब में चलेंगी, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में आता है प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ्टन सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी जो आपके प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या करते हैं, आपके चीजों को इजीएस्ट वे में लेकर आते हैं, सिंप्लीफिकेशन डालते हैं आपके ये प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। assumptions में आता है प्रोडक्शन फंक्शन रिले ऑन द assumption अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कि आपने कितना इनपुट लगाया, क्या आउटपुट आया, उसको आपको एज्यूम करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। हर चीज एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रही यहाँ पे। तो प्रोडक्शन फंक्शन प्रोवाइड अ यूजफुल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप बता रहा है इनपुट आउटपुट का, कि अगर आपने 2 रुपए लगाए तो ये इतना आउटपुट आपको मिल सकता है, और काफी सारी चीजें एज्यूम करने के बाद। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड डायनेमिक, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके पीछे इकोनॉमिक्स भी आएगा, तो आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिस्टिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो देखो स्टैटिस्टिक में क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट एज अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, और डायनेमिक में क्या होता है, चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर टाइम। यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इकोनॉमिक स्टेट्स एज अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम होता है, और ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल ओवर टाइम होता है, चेंजेस चेंजेस देखने को मिलता है। डायनेमिक इकोनॉमिक्स मतलब चेंज होता रहता है, ठीक है। और स्टैटिस्टिक में क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। टाइम डायमेंशन की बात करूं मैं स्टैटिस्टिक के अंदर, तो इग्नोर टाइम और एज्यूम इट्स कांस्टेंट, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है स्टैटिस्टिक, ठीक है, चेंज नहीं होता जल्दी से। और डायनेमिक में क्या होता है, आपका कंसीडर द टाइम डायमेंशन, टाइम के हिसाब से चेंज होने वाला होता है ये, ठीक है। एजम्पशंस में आता है इकोनॉमिक वेरिएबल आर कांस्टेंट, जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं इसमें, और इसमें क्या होता है, चेंज होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम ही डायनेमिक है। इक्विलिब्रियम में आता है प्राइमरी फोकस किस पे होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे होता है, और इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों है। अब इसके एग्जाम्पल आ गए हैं, अगर आपको एग्जाम्पल समझ आ गए तो अब आप दोबारा से इसको ऊपर से नीचे से ऊपर पढ़ोगे तो सब समझ आएगा। एग्जाम्पल में आता है किसमें, स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स में आता है सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस, कि आपने किसी की सप्लाई या फिर डिमांड को एनालाइज किया है। प्राइस थ्योरी, की प्राइस थ्योरी में आपको बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस होना चाहिए, तो वो आपका क्या है, वो आपका स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स है, क्योंकि डिमांड चेंज होती है, ठीक है। तो देख सकते हो इस, तो इसमें वही है, सप्लाई है इसका एग्जांपल, डिमांड एनालिसिस, कि आपने सप्लाई और डिमांड को एनालाइज करा है, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स, बिजनेस साइकिल, ये तो आपको पता है चेंज होती ही रहती हैं, तो ये डायनामिक है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। और इस तरीके से है ये, आप इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है व्हाट इज आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट कर्व, क्या होता है, आइसो क्वांट कर्व क्या होता है, तो आइसो क्वांट कर्व एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट का, जैसे लेबर सच एज लेबर कैपिटल दैट प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, इट शोज अ डिफरेंट वे टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस, कि आपकी एक स्पेसिफिक गुड्स जो है, स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको लेबर कैपिटल इन सब चीजों की 2 या 2 से ज्यादा जब इनपुट चाहिए होते हैं, तो वो आपका आइसो क्वांट कर्व कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके कुछ करेक्टरिस्टिक है, ये सॉरी करेक्टरिस्टिक है, इसके कुछ फीचर्स हैं। एक तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, सेम यही कॉन्सेप्ट है जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। इसको आप रीड कर सकते हो। आइसो क्वांट कर्व जो होता है वो एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, फिर से वही डेफिनेशन है। करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, लीनियर है और स्लोप है। लीनियर की बात करूं तो आइसोक्वांट कर्व बहुत लीनियर होता है, जो कि इंडिकेट करता है कॉस्ट ऑफ इनपुट जो है वो आपका कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, इनपुट में कोई बदलाव नहीं हो रहा, इनपुट की कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। स्लोप में आता है स्लोप ऑफ द आइसोक्वांट कर्व रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ टू इनपुट, यानी कि 2 इनपुट के प्राइसेस की रेशियो को रिप्रेजेंट करता है स्लोप, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ आइसोक्वांट एंड आइसोक्वांट कर्व क्या है, तो बेसिकली जो इंटरेक्शन है आइसोक्वांट कर्व एंड आइसोकॉस्ट कर्व डिटरमाइन करता है ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट है, जो कि आपकी कॉम्बिनेशन है दैट मिनिमाइज द कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट को मिनिमाइज करता है, प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, कि अगर आप किसी चीज का इनपुट दे रहे हो, अगर आप पेन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना है, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज ही रखना है, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा अपने आउटपुट पे कमा पाओ। एप्लीकेशन में आता है प्रोडक्शन प्लानिंग और कॉस्ट मिनिमाइजेशन, ये वही सारे पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है वेयर अ फर्म चेंज डिफरेंट प्राइसेस, मतलब जो फर्म है वो चेंज करती रहती है डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट होने के बाद भी प्राइसेस चेंज करती रहती है टू डिफरेंट कस्टमर,
based on their willingness to pay. They practice allow firm to capture consumer surplus and increase revenue. कि अगर आपको अपनी इनकम किसी भी दुकानदार को, अगर अपने बिजनेसमैन को अपनी इनकम को, रेवेन्यू को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो वो सेम प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस चार्ज करती है। ठीक है, अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, कस्टमर की विलिंगनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोई कम पैसे दे सकता है तो उससे उतने ले लो, और अगर कोई ज्यादा दे सकता है तो उसके हिसाब से ले लो। तो इसमें कुछ डिग्रीज आती हैं, 3 डिग्रीज हैं। फर्स्ट डिग्री है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री क्या बोलती है? द फर्म चार्जेस ईच कस्टमर द मैक्सिमम प्राइस दैट आर विलिंग टू पे। मतलब मैक्सिमम प्राइस जो है यहाँ पे चार्ज होता है। सेकंड डिग्री में क्या होता है? द फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइस है बेस्ड ऑन क्वांटिटी परचेज। आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हो। अगर आपने क्वांटिटी ज्यादा खरीदी है, तो आपने देखा भी होगा जब आप दुकान पे जाते हो तो आप ज्यादा सामान लेते हो, वो पूछते हैं ना कि आपकी क्वांटिटी ज्यादा है तो हम प्राइस कम कर देंगे, तो सेकंड डिग्री है। थर्ड डिग्री में क्या होता है? द फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, लोकेशन। अब क्या होता है, कई कई लोकेशन ऐसी होती हैं जिसमें सामान ज्यादा महंगा नहीं बिक सकता, तो उस हिसाब से बिकता है। कुछ एज के हिसाब से होता है, कुछ फीचर्स के हिसाब से। भाई कोई प्रोडक्ट बहुत महंगा है, अच्छी क्वालिटी है, उसको थोड़ा महंगा बेचो। कोई सस्ता है वो, तो उसके हिसाब से बेचो। ये थर्ड डिग्री होती है। कंडीशन क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का? तो सबसे पहले आता है मार्केट पावर, डिफरेंट इलास्टिसिटीज। ठीक है, नो आर्बिट्रेज। तो सबसे पहला आता है मार्केट पावर। मार्केट पावर ये बताता है हमें, ये वाला टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो मार्केट पावर में आता है द फर्म मस्ट हैव सम डिग्री ऑफ मार्केट पावर टू सेट डिफरेंट प्राइसेस। भाई ऐसा करना पड़ता है अगर दुकान चलानी है तो। डिफरेंट इलास्टिसिटीज में आता है कि डिफरेंट कस्टमर ग्रुप मस्ट हैव डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हर किसी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफर होती है। कस्टमर मस्ट नॉट बी एबल टू रीसेल द प्रोडक्ट और सर्विस। यानी जो कस्टमर है वो इतना एबल नहीं होता कि वो आगे सामान को बेच पाए। ठीक है, वो सब आता है। एग्जाम्पल में एयरलाइन टिकट्स है, मूवी टिकट है। ठीक है, या फिर आपकी कोई मेडिकल की जितनी चीजें होती है, जैसे एयरलाइन टिकट में क्या बताया गया? एयरलाइन ऑफ्टन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द सेम टिकट बेस्ड ऑन द फैक्टर लाइक डिमांड। अगर डिमांड ज्यादा है, बुकिंग ज्यादा है, पैसेंजर ज्यादा, तो एयरलाइन ज्यादा टिकट चार्ज करती है। जैसे दिन पास आने वाले होते हैं, कुछ दिन पहले करोगे थोड़ा सस्ता पड़ता है। मूवी टिकट का भी ऐसा ही है, आपकी एज, टाइम, डे इस पे डिपेंड करता है, मेंबरशिप स्टेटस पे डिपेंड करता है। और उसके बाद आपकी ये जो डिफरेंट कंट्रीज टू डिफरेंट कस्टमर ग्रुप, जैसे आपकी दवाइयां वगैरह होती हैं, ठीक है, उन सब में अलग चार्जेबल होता है। बेनिफिट्स क्या है? इंक्रीज रेवेन्यू, इससे क्या होता है? रेवेन्यू बढ़ जाती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है। कुछ बुराइयां हैं जैसे कि अनफेयरनेस होता है। भाई अगर आप किसी से अलग अलग प्राइस चार्ज करोगे तो अनफेयरनेस भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा ज्यादा जानकार होता है तो वो हमें कम में दे देता है, और कोई ना जानकार हो उससे पूरे पैसे लेता है। तो ये अनफेयरनेस एक ड्रॉबैक है इसका। कंप्लेक्सिटी में आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज। इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कतें फेस होती है और मैनेज करने में दिक्कतें आ जाती हैं। आई होप आपको क्लियर है। अब ये ना फर्स्ट डिग्री और को ना यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जिसे परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। तो इस तरीके से कर बना हुआ है, तो आप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज मार्केट, डिस्क्राइब ऑल द टाइप ऑफ मार्केट। सारे क्वेश्चन इतने जबरदस्त इंपॉर्टेंट है ना, मैं बता नहीं सकती, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मार्केट, डिस्क्राइब ऑल द टाइप। और आपके एग्जाम में ना ऐसे ही आएंगे, चाहे वो शॉर्ट नोट में आए चाहे जैसे भी आए, क्वेश्चन यही, मतलब टॉपिक पकड़ना है आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ लिख दिया व्हाट इज मार्केट, डिस्क्राइब ऑल द टाइप ऑफ मार्केट, यही छपा छपाएगा नहीं। हो सकता है वहां पे ये बोल दे कि सिर्फ वो आपसे टाइप्स पूछ ले, या हो सकता है वो आपसे सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन पूछ ले, तब भी आंसर आपको आता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे करवा रखा है। तो व्हाट इज मार्केट, डिस्क्राइब करना। तो मार्केट क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बायर और सेलर जो है इंटरैक्ट करते हैं। एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे गुड को एक्सचेंज या फिर सर्विस को एक्सचेंज किया जाता है, या रिसोर्स को एक्सचेंज होता है। जैसे कि मैं सामान लेने गई तो मैं बायर है, जो दुकान वाला है वो सेलर है, हम दोनों का इंटरेक्शन हुआ, तो वो मार्केट है। मार्केट जो है वो यहाँ पे बताई गई है, एक होती है परफेक्ट कंपटीशन, एक होती है मोनोपोली, एक होती है ओलिगोपोली, एक होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस तरीके से डिओपोली, ये काफी सारी मार्केट्स के बारे में बताया गया है। ये आपके फीचर्स भी आप इसमें से बना के लिख सकते हो अगर आपको इतना समझ आ गया तो। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। तो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे ही सेलर्स होते हैं। अ सेलर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर पार्टिसिपेट इन द मार्केट, मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, काफी सारे बायर और काफी सारे ही सेलर्स हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब है कि वेरी सिमिलर होता है, प्रोडक्ट बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मतलब सिमिलर होता है। कभी भी कोई भी आ सकता है, कभी भी कोई दुकान बंद करके जा सकता है। फर्म कैन इजिली एंटर और एग्जिट भी कर सकती है। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है बायर को भी सेलर को भी। ठीक है, जैसे कि आपको चावल चीनी कुछ भी लेनी है तो आप देख सकते हो। ठीक है, मोनोपोली में आता है सिंगल सेलर, सिंगल फर्म सप्लाई एंटायर मोनोपोली। और मोनोपोली का मतलब ही यही है कि सिंगल सप्लायर है वहां पे। ठीक है, जैसे अगर पहाड़ों में जाओगे तो वहां पे मान लो कि कोई किसी की दुकान है या किसी मैगी का स्टॉल है,
तो वो अगर सिंगल है तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। यूनिक प्रोडक्ट होता है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और बैरियर टू एंट्री, वैसे तो आजकल बहुत कम मोनोपोली देखने को मिलती है, बट स्टिल आप देख सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक में आता है मैनी फर्म होती हैं, बहुत सारे फर्म compete करती हैं आपस में, ठीक है। प्रोडक्ट सिमिलर होता है बट नॉट आइडेंटिकल नहीं होता। फ्री एंट्री एग्जिट की अगर बात करें तो फर्म इजीली आ सकती है, जा सकती है। ओलिगोपोली में क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स यहाँ पे डोमिनेट करती है, ज्यादा लार्ज नंबर नहीं होता, स्मॉल ही होती है। इंडिपेंडेंट फर्म होती है, फर्म आर अवेयर, फर्म को अवेयर रहना होता है। ईच अदर एक्शन एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली, यानी कि जो फ्यू सेलर्स है उनको आपस को देख के ही उन एक्शन लेने पड़ते हैं और रिएक्ट करना पड़ता है। बैरियर होते हैं इसके अंदर, फर्म फेस सिग्निफिकेंट बैरियर्स, कुछ एंटर मार्केट में एंटर करने के लिए कुछ बैरियर्स भी होते हैं। अदर मार्केट स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं, वो आती है मोनोप्सोनोमी, जिसमें सिंगल ही बायर होता है, जो कि सिंगल बायर डोमिनेट करता है मार्केट में, और मेनी सेलर की बात करूं तो compete करते हैं एक दूसरे से। डिओपोली में क्या होता है, टू फर्म डोमिनेट द मार्केट, दो होते हैं, क्योंकि नाम से क्लियर है, डीओ है। फर्म आर अवेयर ईच अदर, फर्म जो है अवेयर रहती है एक दूसरे के एक्शन पे और रिएक्ट करती है अकॉर्डिंगली, उन्हीं के हिसाब से, कि अगर सामने वाले ने प्राइस बढ़ाया तो हम भी बढ़ाएंगे, अगर वो ये दे रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे। करेक्टरिस्टिक क्या है मार्केट के, सबसे पहला तो नंबर ऑफ फर्म एंड द मार्केट शेयर, ये बता दिया। डिग्री ऑफ विच प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड भी होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। बैरियर्स भी आपने पढ़ लिया, अभी इंफॉर्मेशन भी पढ़ ली। इंपॉर्टेंस की अगर बात करूं मार्केट की, तो सबसे पहले रिसोर्सेज एलोकेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, और इनोवेशन है। इनोवेशन मतलब आपके कंपटीशन जो है, अगर आप कुछ इनोवेटिव करोगे तो ही आप अपने जो कॉम्पिटिटर है उससे लड़ पाओगे। इकोनॉमिक ग्रोथ भी तभी होगी जब आप कुछ अच्छा करोगे, कुछ यूनिक करोगे, अलग करोगे। रिसोर्सेज एलोकेशन में भी आपको पता है कि आपको अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है और कम से कम वेस्टेज करनी है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या समझाता है, तो वो ये समझाता है कंज्यूमर विल एलोकेट द इनकम अमंग डिफरेंट गुड्स इन सच द वे द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट यूनिट ऑफ ईच गुड इज इक्वल, ठीक है। तो देखो भाई, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल मतलब होता है एक्स्ट्रा यूनिट, यूटिलिटी मतलब जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसका लॉ के बारे में पढ़ाया जा रहा है कि कंज्यूमर क्या करता है, एलोकेट करता है अपनी इनकम को डिफरेंट गुड्स में, ठीक है, जितनी उसको करनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे हम अभी समझेंगे नीचे कुछ अजम्पशंस हैं इसके अंदर। सबसे पहला आता है रैशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर इज अ रैशनल मेकिंग डिसीजन टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, यानी कि वो अपने डिसीजन के हिसाब से ही अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। कार्डिनल यूटिलिटी में आता है यूटिलिटी कैन बी मेजर कार्डिनली। डिमिनिशिंग मार्जिनल, डीएमयू क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड डिमिनिश द कंजम्पशन इंक्रीज, जैसे जैसे आप अपना कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे आपका एमयू जो है वो डिक्रीज होता जाएगा और एक टाइम पे आके नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक पानी का ग्लास का एग्जांपल देती हूँ। अब मान लो कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्यास लगी है तो आप फटाफट से एक ग्लास पियोगे, फिर दो पियोगे, फिर तीन। जैसे जैसे आपका सेटिस्फैक्शन पूरा होता जाएगा आप पानी का ग्लास जो है कम कर दोगे और उसके बाद बिल्कुल रुक जाओगे। इसको आप कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हो, जैसे मान लो आप शादी में गए, ठीक है, और आपको भूख लग रही थी, आपने फटाफट से जो जो खाना था फटाफट से खा लिया, ठीक है। पहले आपको भूख लगी थी, आपने खाया, वो आपकी बॉडी के लिए चलो ठीक है, आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया। उसके बाद आपने थोड़ा और खा लिया, वो भी ठीक है, यानी कि आपकी यूटिलिटी जो है वो अभी भी जो है पहले तो इंक्रीजिंग रेट से थी, फिर नॉर्मल थी, फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा, एमयू नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपने ज्यादा खा लिया तो आपका पेट भी खराब हो सकता है। तो ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी बताता है, एक्स्ट्रा यूनिट जो आपने ले लिया है, ठीक है, तो वो उसमें डिफरेंस आता है। इम्प्लीकेशन में आता है ऑप्टिमल एलोकेशन आता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी आता है। लॉ हेल्प करता है कंज्यूमर एलोकेट द इनकम डिफरेंट गुड्स में वो कितना खर्च करता है, कि अगर मान लो किसी को ऑरेंज लेने हैं और इधर बनाना लेना है, तो अगर ऑरेंज का जो है चीजें बढ़ाई हैं, ऑरेंज ज्यादा खरीदे हो तो बनाना कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो ये इसका कर्व है, एक्स एक्सिस पे आपकी क्वांटिटी डिमांड है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, तो इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आता है डिफाइंड टाइप्स ऑफ गुड्स, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर हम बात करें गुड्स की, डिफाइंड टाइप्स ऑफ गुड्स है तो गुड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में आता है दिस गुड्स आर इंटेंडेड फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, ठीक है, जैसे फूड है, क्लोथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक, ये आप डायरेक्ट हो, आप फाइनल प्रोडक्ट ही ले रहे हो और आप खुद ही कंज्यूम करोगे। कैपिटल गुड्स में आता है जो बड़ी बड़े महंगी चीजें जो आती है, जिसको प्रोड्यूस करने में ज्यादा मेहनत लगती है और वो सस्ते नहीं होते, जैसे कि बिल्डिंग मशीनरी, ये सब इक्विपमेंट, ये सब। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग की अगर बात करूं तो दीज गुड्स कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जैसे कार है, आपने एक बार ले ली, 10 साल चलेगी, 8 साल चलेगी। अप्लायंसेज है, फर्नीचर कई कई साल चलते हैं, ड्यूरेबल है। नॉन ड्यूरेबल जो ज्यादा टाइम नहीं चल सकते, जैसे सब्जियां, फ्रूट्स, क्लोथिंग, ये सब होता है, इनकी एक लाइफ होती है, उसके बाद ये खराब हो जाते हैं। लग्जरी गुड्स आपको पता है, जैसे कि आपकी BMW, हाई इलेक्ट्रॉनिक है, ज्वेलरी, आईफोन, ये सब आपके लग्जरी गुड्स को इंडिकेट करते हैं। इन्फीरियर गुड्स में क्या आता है, इन्फीरियर मतलब जो आपकी लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, जैसे कि आपके सेकेंड हैंड क्लोथ हो गया,
ठीक है, चीप गुड्स हो गए या फिर लो क्वालिटी का फूड हो गया, ये सब आता है। नॉर्मल गुड्स में क्या आता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस इनकम, आपकी इनकम बढ़ते ही आपने उसको बढ़ा दिया, तो वो क्या है, नॉर्मल गुड्स है। डिमांड फॉर दीज गुड्स। अब आते हैं हम लोग अपने गिफन गुड्स पे। गिफन गुड्स क्या बोलता है, डिमांड फॉर दीज गुड्स इंक्रीजेस एज प्राइसेस इंक्रीजेस ऑफ्टन ड्यू टू गुड्स बीइंग स्टेपल स्टेपल एंड नेसेसिटी। आप गिफन गुड्स का मतलब है कि प्राइस बढ़ने के बाद भी हम खरीदते हैं, तो ऐसा कब होता है, जो हमारे नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि दवाइयां वगैरह ये सब। आई होप आपको क्लियर है। वेबलन गुड्स क्या होता है, जैसे लग्जरी कार, डिजाइनर ज्वेलरी, ये सब होता है कि आपके जो प्राइस बढ़ रहे हैं गुड्स के, फिर भी आप डिमांड कर रहे हो क्योंकि आपको अपने स्टेटस सिंबल या लग्जरी अपील को मेंटेन करके रखना है। व्हाट इज एमआरएस? एमआरएस क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो उसको समझने के लिए एक छोटे से फॉर्मूले पे आ जाओ, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, क्योंकि मैं इजी से इजी तरीके से समझाती हूँ। एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, आपके क्या आप गेन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये रहा आपका। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट वन गुड्स दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप एक्सचेंज इन द एडिशनल यूनिट ऑफ द अनदर गुड्स। यानी कि आप एक चीज गेन कर रहे हैं और एक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन दोनों को आपको डिवाइड देना है, सो दैट आप जो है एमआरएस निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है छोटा सा ट्राइंगल, ये मतलब चेंज है, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स वाई एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स, यानी कि एक गुड्स में और दूसरे गुड्स में कितना चेंज आ रहा है, उन दोनों को डिवाइड दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एमआरएस निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशंस हैं, कंज्यूमर बिहेवियर। एमआरएस हेल्प अंडरस्टैंड कंज्यूमर प्रेफरेंस, बिहेवियर देखा जाता है उसमें, ठीक है। उसके डिसीजन देखे जाते हैं कि एक गुड्स पे कितना खर्च कर रहा है और दूसरे पे कितना कर रहा है, यानी कि अगर वो बनाने पे ज्यादा खर्चा कर रहा है, बनाना पे ज्यादा खर्चा कर रहा है, तो ऑरेंज कम कर देगा। इंपॉर्टेंस के अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस पता चलती है, इसके अंदर प्रेफरेंस पता चलती है कि आपकी प्रेफरेंस अभी क्या है। जैसे अगर आपके घर वालों ने आपको 200 रुपए दिया, अगर आपको पिज्जा पार्टी करनी है, तो लेट सपोज 100 का पिज्जा आ गया और आपने जो है, या 150 का आपका पिज्जा आ गया, 50 की आपने कोक खरीद ली, तो इस तरीके से है। या फिर अगले दिन आपको कुछ खाने का मन हो तो आपने कोल्ड ड्रिंक ज्यादा बाय कर ली और पिज्जा जो है ना खरीद के आपने कुछ चिप्स खरीद लिया। तो ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन है जो समझा रखा है कि अगर आपका ये देखो आ गया ना, एक्स है आपका, एक्स है और वाई दो गुड्स हैं, तो आप देख सकते हो कि एक्स जो है वो बढ़ रहा है और वाई कम हो रहा है, ठीक है। एक से दो क्वांटिटी हुई, दो से तीन, तीन से चार, और वाई कम हो रहा है, 10 से 5, 5 से 2 और 2 से 1, ठीक है। फिर दोनों को डिवाइड दो और उसी को प्लॉट कर दो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का जो कि डिस्क्राइब करता है ऐसी सिचुएशन को वेयर वन पार्टीज ट्रांजेक्शन हैज मोर इन्फॉर्मेशन दैट अनदर पार्टी, लीडिंग टू अनइक्वल और अनफेयर एक्सचेंज, ठीक है। इसको कुछ इस प्रकार से समझो आप कि इंडिविजुअल हु हैज मोर लाइकली टू फाइल क्लेम मे बी मोर लाइकली टू परचेज इंश्योरेंस, इंक्रीजिंग कॉस्ट बाय द इंश्योरर। यूज कार मार्केट, सेलर में हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द व्हीकल देन बायर, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आप ये समझो कि यहाँ पे क्या होता है, एडवर्स सिलेक्शन होता है, ठीक है। अगर हम कार मार्केट की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, तो ठीक है, जिसको खरीदना होता है वो पहले से ही काफी सारी चीजें की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बैठा होता है कि उसको सेलर से भी ज्यादा बायर को नॉलेज होती है। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, मार्केट फेलियर्स होते हैं। एडवर्स सिलेक्शन होता है एक तो इंक्रीज कॉस्ट होती है, साथ ही साथ मिटिगेशन स्ट्रेटजी की बात करूं तो इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इधर उधर से, सोशल मीडिया इधर से उधर से कवर करते रहते हो, सो दैट बायर को ज्यादा नॉलेज हो जाती है। डिफाइन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड एक्सप्लेन इट्स with the help of diagram. Law of variable proportion काफी इंपॉर्टेंट है। Law of variable proportion state that as one of input is increase, अगर आपका एक इनपुट बढ़ रहा है while holding other input constant, अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट व्हाट इवेंचुअली डिक्रीजेस, ठीक है। तो इसकी 3 स्टेजेस हैं, तो ही समझ आएगा। इंक्रीजिंग में क्या होता है, अगर आपका एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है तो आपके इनपुट भी इंक्रीज करेंगे। डिमिनिशिंग में क्या होता है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करता है, ठीक है, इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं। और नेगेटिव में क्या होता है, वो बियॉन्ड चला जाता है, जो मैंने अभी आपको पानी का एग्जांपल दिया, सेम वही है, आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से डायग्राम है इसका, आप बना के लिख सकते हो वहां पर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये समझ लो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू स्टेट दैट वेयर अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज द सैटिस्फैक्शन, कि आपका कंज्यूमर मैक्सिमाइज द सैटिस्फैक्शन और यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी मतलब का मतलब है कि आपको कितना सैटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा कब किस पॉइंट में मिल रहा है, वो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। Income and the price of goods and services, it occur when the consumer allocate the income in such a way the marginal utility of each good is equal to the price, ठीक है।
ये मैंने एग्जांपल आपको अभी दिया, ग्लास का पानी का एग्जांपल दिया था, तो वही है आपकी यूटिलिटी। आपको जितनी प्यास लगे आप उतने ग्लास पियोगे और उसके बाद जब प्यास बुझ जाएगी आप छोड़ दोगे। कंडीशन में आता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी होती है, बजट कंस्ट्रेन होता है, ठीक है, आपका कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बराबर होता है आपकी इनकम के, ठीक है। इस तरीके से इसका कर्व बनाया गया और ये काफी मैंने डिटेल में कराया हुआ है, तो आप वहां भी पढ़ सकते हो। अंडरलाइंग अजम्पशंस है, ठीक है। अजम्पशन तो मैंने आपको अभी ऊपर समझा ही दिया किस तरीके से अजम्पशन एज्यूम करके चलना होता है। डिफाइन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड क्या है? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस लेवल। कि जो आपकी डिमांड है वो क्या है? एक क्वांटिटी, कोई भी आप सामान या कोई भी सर्विस को कंज्यूमर लेने की इच्छा रखता है उस प्राइस पे, उस लेवल पे, तो वो आपकी डिमांड कहलाती है। और सप्लाई क्या है? कंज्यूमर जो है, जो सामान को लेना चाहता है तो सप्लायर उसको बेचता है। तो सप्लायर कौन हुआ? क्वांटिटी ऑफ गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करता है और वो बेचने की इच्छा रखता है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और एट अ गिवन पीरियड ऑफ प्राइस कह लो, प्लेस कह लो, परफेक्ट प्राइस और टाइम के हिसाब से। की कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ डिमांड है एंड लॉ ऑफ सप्लाई है। इंक्रीज, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है? दोनों चीजें जो हैं वो बढ़ती हैं, क्योंकि जो है सप्लाई में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है और लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये एक्चुअली क्या है, ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये इतना समझने वाला टॉपिक है जो मैंने काफी डिटेल में कराया, तो इसलिए आप वन शॉट देख लेना, काफी